अस्सलाम वालेकुम। कहानी अब में आप सबकी आमद का बेहद शुक्रिया। एक खूबसूरत सा कंप्लीट नावल आप सब के लिए जिसका नाम है आखिरी वार, राइटर नायाब जिलानी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर कहानी सुन लीजिए। ये दिन तलवार की मानंद लटकता तुलो हुआ था, बेयकीनी, हरास और खौफ में घिरा, जिसके आखिर में एक बंद गली थी। हर तरफ घुटन थी, अजियत थी, खौफ था और बेयकीनी थी। ज़िंदगी जो अपनी सारी खुशगुमानी के साथ हाथ से फिसल चुकी थी, एक तूफ़ान था जो आया और तिनका तिनका इसकी ज़ात को बखेर गया था। वो जो कभी भी इसके लिए छप्पर छाँव नहीं था, आज अपना आखिरी दाव भी खेल गया। वो इसे धुतकार गया था, इसे घर से निकल जाने का हुक्म दे गया था। ये घर जो कभी भी इसका अपना नहीं था, अब तो बिल्कुल ही अजनबी हो गया। तुम अपना सामान समेटो और यहाँ से जाने की तैयारी पकड़ो, मैं तुम्हें यहाँ मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो इस वक्त कितना बेरहम लग रहा था, कितना जालिम, बेहिस, खुदगर्ज। वो टूट गई थी। वो दुखते सर को दबाती अपने बैग घसीटती बमुश्किल लरसते कदमों पे खड़ी हुई थी। ग्लास विंडो से बाहर का मंजर दिखाई देने लगा। लाउंज में सब लोग इकट्ठे थे, सामने वाले भी और घर वाले भी। बाहर मुहीब सन्नाटा था। इसने कांपते हाथों से बैग उठाए और हमेशा के लिए इस घर से निकल जाने की खातिर बाहर आ गई थी। सामने सोफे पे किसी मलका की तरह वो दोनों विराजमान थी, नखवत इस्तेहज़ा से उसकी बर्बादी का तमाशा देखती हुई। आखिर वो दोनों मन की मुराद जो पाने वाली थी, खुश क्यों ना होती। वो लड़खड़ाते कदमों से जाने किस तरह चलती हुई इनके करीब से गुजरे जा रही थी। मान किसी ने आवाज़ देकर इसे रोक लिया। वो इन सब के दरमियान अपने वजूद का बोझ बमुश्किल उठाकर खड़ी थी और अपने शौहर की जानिब से आखिरी वार की मुंतज़िर थी। लेकिन कुछ ही देर में मंजर अचानक बदल गया। कुछ ऐसा हुआ जिसने इसे लम्हों के खेल में शशदर कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था? फ़तेहमंदी के खूबसूरत दिलफरेब एहसास के साथ वो क्लब से लौटी थी। ख़ुद को बड़ा खुशकिस्मत तसव्वुर कर रही थी, जिसे जब चाहा पा लिया। इससे बड़ी खुशबख्ती क्या हो सकती थी? अभी वो इन्हीं खुशरंग ख्यालों में खोई हुई थी जब अचानक वो गुनगुनाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। आजकल इसकी तरंग ही निराली थी, होंठों पे मुस्कुराहट, आंखों में शरारत। वो एक तफाखुर भरे एहसास से खुलकर मुस्कुरा दी। वो कल भी इसी का था और आज भी इसी का था। आज जल्दी आ गए, चाय लाऊं क्या? इसने फ़ौरन मुलायमत से कहते हुए सोफ़े पे इसके लिए जगह बनाई थी। चाय का मूड नहीं, तुम फ्री हो तो ज़रा आंटी के साथ हमारे घर आओ, कुछ ज़रूरी बातें करनी है। इसके अंदाज़ में उजलत भी थी और पुरस्रारियत भी, और आंखों में ढेर सारी मुस्कुराहट। खैरियत तो है? क्या कोई अहम धमाका करने वाले हों? वो दिल फरेबी से मुस्कुराई थी। जवाबन इसने भी वैसी ही मुस्कुराहट से नवाजा था। तुम्हारे हवाले से एक बड़ा ही धमाका है, तुम आओ तो सही, बड़ा सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। इसने तजस्सुस का हवा देते हुए इसे अपनी जगह से उठाया था। अरोमा एक सरखुशी की कैफियत में इसके बराबर चल रही थी और इसकी माँ पीछे आते हुए इसे निहाल होती नज़रों से देख रही थी। दाव तो ऐसे चलते हैं, वो ख़ुद को बावर करवाती बड़ी ही मसरूर थी। घर में आज मामूल की चहल पहल थी। सुबह उठती इसने महसूस कर लिया। जब वो भागम भाग किचन में पहुंची तो मामा के कमरे से बातों की आवाज़ आ रही थी, यानी उनके कमरे में कोई था। क्या लीना? लेकिन वो तो इतनी जल्दी उठती भी नहीं। इसकी सुबह तो 10 बजे के करीब होती थी। तभी वो उठती और ताज़ा नाश्ता बनवा कर टीवी के सामने जम के बैठकर नाश्ता करती थी। फिर अचानक ख्याल आया, यकीनन सामने फ्लैट से अलीज़ा ही होगी। वो अपने दोनों छोटे छोटे शरीर बेटों के साथ सुबह ही सुबह आ धमकती थी। दोनों बेटे माँ के स्पोर्ट करके ऐसा सोती कि 11 बजे की खबर लाती थी। हन्नान कभी तो बग़ैर नाश्ता किए चला जाता और कभी अस्वद इसे ले आता था। अभी आयशा ने एहतियातन 2 अफराद का नाश्ता बना लिया था, क्योंकि अगर अलीज़ा आई थी तो लाजमन हन्नान भी इधर ही आता, और मामा कभी भी दामाद को बग़ैर नाश्ता किए नहीं भेजती थी। फ्रिज में कीमा रखा था। इसने आटे का तसला निकाला और कीमा भरे पराठे तलने लगी थी। साथ धनिए की चटनी भी बनाई थी। चाय दम पर रख कर वो अस्वद को जगाने के ख्याल से बाहर निकली तो मामा के रूम से अलीज़ा बाहर आती दिखाई दी। वो खासी उजलत में लग रही थी। आयशा ने बेसाख्ता पूछा, जा रही हो क्या? नाश्ता नहीं करोगी? नाश्ता ठहर के बनाना, हम सब इकट्ठे नाश्ता करेंगे। अलीज़ा ने बउजलत जवाब दिया और आगे बढ़ गई। आयशा हैरान रह गई, ये सबसे क्या मुराद थी? वो कतन न समझी। फिर ख्याल गुजरा, शायद अलीना, अलीज़ा और मामा तीनों एक साथ नाश्ता करेंगी। अपने रूम में आई तो अस्वद अभी तक बेसुध सो रहा था। अस्वद को नींद से जगाना एक सब्र आजमा मरहला था। रात को देर तक ऑफिस के काम में मसरूफ़ रहता और साथ जमाइयों पे जमाइयाँ लेता और आयशा की दौड़े लगवाता, चाय बना कर लाओ। हर आधे घंटे बाद इसे चाय की तलब होती थी। वो जागता रहता तो आयशा को भी जगाए रखता। अगर वो नींद से मात खाकर सो भी जाती तो वो इस अंदाज में गरजता बरसता था
कि आयशा ने सोने से तौबा कर ली। मामा बेड टी लेती थीं, फिर बच्चियां उठ जाती। इनको तैयार करके नाश्ता कराते हुए 10 बज ही जाते थे। तब तक अलीना और अलीज़ा भी उठ जाती, फिर इनका नाश्ता बनता। 12 बजे तक नादिया काम वाली आ जाती। आयशा को सफाई करवाते 2 बज जाते। तब तक लंच भी तैयार चाहिए होता था। आयशा को अपने लिए तो वक्त ही नहीं मिलता था, फिर भी कोई इससे खुश नहीं था, ना मामा, ना असवद की बहनें। वो जितनी भी कोशिश कर लेती, कोई ना कोई कमी रह ज़रूर जाती थी। अभी गहरा सांस लेती झुकी, फिर कुछ आगे बढ़ के उसका कंधा हिलाया। असवद ने कुसमुसा कर करवट ले ली। आयशा ने कुछ झुक कर इसके बिखरे स्याह बाल माथे से हटाए और नरमी से पुकारा, असवद उठ जाएं, फिर ऑफिस से देर हो जाएगी। सोने दो, क्या मुसीबत है? सख्त बेजार सोई सोई आवाज़ में बोला। देर हो जाएगी आपको, फिर मुझ पे गुस्सा करते हैं, मैं जगाती नहीं वक्त पे। इसने रूहान सी होकर कहा कि कुछ देर बाद इसने मुंदी मुंदी आंखें खोल ही लीं। आयशा ने गहरा सांस भरा और उठने लगी। असवद ने इसका बाजू पकड़ लिया, वो रुक सी गई। वो मोबाइल चेक कर रहा था, शायद मैसेज थे या मिस कॉल्स। रात को कौन आया था? इसने एक अजीब बात पूछी। आयशा हैरान रह गई, वो मोबाइल पे ही मसरूफ़ था। कौन आया था? आयशा ने उल्टा इस्तफसार किया। वो एक झटके से कंबल हटा कर उठ गया। मोबाइल इसने साइड टेबल पर रख दिया। खुद वो वॉशरूम में चला गया। आयशा दोनों बच्चियों को थपकने लगी, जो बातों के शोर से कुसमुसा रही थी। वो रोनिया को फीड करवा रही थी जब असवद शावर लेकर बाहर निकला। आयशा बेइरादा इसे देखने लगी। वो बहुत स्मार्ट था, बेहद खूबरू, बिल्कुल अपनी मामा जैसा। रंगत, आँखें, नक्श, कद काठ बाबा की तरह था। ऊपर से इसने खुद को बहुत फिट रखा हुआ था। बाकायदगी से जिम जाता, गेम खेलता, एक्सरसाइज करता। 3 बेटियों का बाप तो लगता ही नहीं था, जबकि आयशा 3 सालों में 3 बच्चियां पैदा करके कुछ फरबही माइल हो गई थी। असवद के सामने तो कुछ ज़्यादा ही लगती थी। वो इसे यक टक अपनी तरफ देखता पाकर कुछ चौंका। क्या देख रही हो? मैं पहले जैसा हूँ, बदल नहीं गया, इसने रुखाई से नखवा भरे लहजे में कहा था। आयशा के दिल में इसका जुमला तराजू हो गया। वो ऐसा ही था, बदल कैसे सकता था? मूडी, नक चढ़ा और तुंग मिजाज, अपना परिस्तार। और इस रोनी सूरत को दूसरे कमरे में ले जाया करो, बिल्कुल सोने नहीं देती, ऊपर से नाम भी रोनिया, यानी रोने वाली। असवद ने कड़ी निगाहों से दूध पीती 7 माह की रोनिया को देखा। रोनिया तो इसे कतई तौर पर पसंद नहीं थी, बल्कि इसे जोनिया और सोनिया भी पसंद नहीं थी। दरअसल वो बाप बनना चाहता ही नहीं था। ये तो मामा की ख्वाहिश पे जोनिया के बाद सोनिया हुई। मामा को पोते का जुनून था। चूँकि ये अकलौता था तो वो चाहती थी कि असवद का बेटा ज़रूर हो। पोते की ख्वाहिश में उन्होंने जोनिया और सोनिया को बर्दाश्त किया था, और इसी ख्वाहिश के बाइस रोनिया भी पूरे 10 माह बाद इसकी गोद में आ गई थी। तीनों में सिर्फ 10-10 महीने का वक्फा था, यानी ऊपर तले की। 2 साल की जोनिया, 1.5 साल की सोनिया और 7 माह की रोनिया के साथ वो घन चक्करी बन गई थी। रोनिया की पैदाइश के बाद मामा का रवैया भी बदल गया। इस घर में वाहिद एक मामा ही इसकी हिमायती थी। 3 पोतियाँ देकर आयशा ने इन्हें अपने खिलाफ कर लिया था। शायद इसकी किस्मत ही ऐसी थी, कोई भी इसका नहीं बन सका, या इसे ही किसी को अपना बनाना ना आया। और इसको फीडर लगाओ, बहाना बनाकर आराम करने बैठ जाती हो। असवद ने नया हुक्मनामा जारी किया। वो सोचों की शोरेदा सरी से बमुश्किल बाहर आई थी। ऊपर के दूध से इसका पेट खराब हो जाता है, आयशा ने दबी आवाज़ में बताया था। रोनिया मुसलसल रो रही थी, बहुत रोती थी, और असवद को अपनी बच्चियों के रोने से शदीद चिढ़ थी। वरना अलीज़ा के भी तो बच्चे थे, इनसे कभी बेजार नहीं होता था। अब इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? हर वक्त गला फाड़ती है। वो नागवारी से बोलता रहा। दांत निकाल रही है ना, इसलिए। वो खामखा सफाइयाँ देनी पड़ रही थी उसको। बहुत हो चुकी नाजबरदारियाँ, अब नाश्ता ले भी आओ। शर्ट पहनता तुंग मिजाज में बोला था। इसे पकड़ें फिर। आयशा ने रोनिया का मुंह साफ करके डरते डरते कहा था। वो यूं बिथका जैसे करंट लगने का ख़तरा हो। वो तो आम हालात में बच्चियों को नहीं उठाता था, अब तो फिर दफ्तर जाने के लिए तैयार खड़ा था। किसी कीमत पर भी बच्ची को ना उठाता। दिमाग ख़राब है तुम्हारा जाहिल औरत। इसे उठाऊं और सारी स्त्री का सत्यानाश हो जाए। उसने बिगड़ कर आयशा को एक साथ कई सुना दी। वो इसके ताने पर चुपचाप खड़ी रह गई। वो MSc केमिस्ट्री थी और फिर भी जाहिल थी। वो अपनी पूरी फैमिली में पहली गोल्ड मेडलिस्ट थी, फिर भी अनपढ़ थी। ये कोई नई बात तो नहीं थी। वो तो पहले दिन से सब ताने सुनती आ रही थी। इसने आँख में उतरती नमी को आँख में ही रोक कर रोनिया को वॉकर में बिठाया और इसे रोता चिल्लाता छोड़कर किचन में चली आई। इससे पहले ही असवद भी लैपटॉप, बैग, चाबियाँ, मोबाइल उठाकर बाहर आ गया। रोनिया अब भी गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही थी। असवद ने दरवाज़ा बंद कर दिया तो बाहर आवाज़ आना बंद हो गई। आयशा के दिल को धक्का सा लगा था। ये कोई पहली मर्तबा तो नहीं था। हमेशा ही असवद की बेहिसी इसे एक नए धचके से रोशनास करवाती थी। वो जितना बीवी से लाताल्लुक़ था, इससे कई गुना ज़्यादा बेटियों से लापरवाह था। वो बच्चियों को उठाना तो दूर, प्यार से बुलाता भी नहीं था।
इसे याद था जब जोनिया ने पहली मर्तबा बाबा लफ्ज़ बोलना सीखा था। उस दिन आयशा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जोनिया बाबा का विर्द करती पूरे घर में भाग रही थी और आयशा इस पर वारी जाती ना थक रही थी कि इसकी बेटी ने पहला लफ्ज़ बोला था। फिर जब शाम को असवद घर आया तो जोनिया चहकती खिलखिलाती बाबा बाबा करती असवद की टांगों से लिपट गई और असवद ने बगैर इसकी मुन्नी सी चहकार पे गौर किए बुरी तरह से जोनिया को झड़क दिया था। साथ ही आयशा पे भी चढ़ दौड़ा। आयशा इस वक्त भी साहब का तल्ख सोचों में गुम थी जब असवद किचन में दाखिल हुआ और डाइनिंग टेबल का स्टूल खींच के बैठ गया। आयशा ने फुर्ती से टेबल पे नाश्ता लगा दिया। नाश्ता करते हुए अचानक उसने आयशा से पूछा, कोई आया था क्या? इसके लहजे में सरसरीपन नहीं था, कुछ तो ऐसा था जिसने उसे चौंका दिया। अलीज़ा आई थी। आयशा ने बताया अलीज़ा का आना कोई गैर मामूली वाक़या तो नहीं था, वो बस रात ही अपने घर में गुजारती थी, सुबह सुबह यहाँ पहुँच जाती। लेकिन असवद बेख्तियार चौंक गया था। क्या चली गई? जी। इसने इस बात में सर हिलाया था। असवद एकदम बेचैन सा हो गया। अचानक ख्याल आने पर बोला, जब रात में सो गया था तो हन्नान की कॉल तो नहीं आई थी? शायद आई हो, मैं भी आपके साथ ही सो गई थी। आयशा ने संजीदगी से बताया। अंदर से इसे खुदबुद तो लगी हुई थी, असवद से कुछ पूछने की मजाल नहीं थी। वो एयरपोर्ट से आंटी को रिसीव करने गया था। इसने मुझे मैसेज किया, जाने से पहले वो घर भी आया था। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? अब वो खफगी से कह रहा था। आयशा को याद आया कि रात को हन्नान आया था। आयशा ने इसे बताया था कि असवद तो सो गया। फिर वो रुका नहीं, वो कंपाउंड की तरफ गया था, घर की तरफ नहीं, जिसका मतलब था वो किसी काम से बाहर गया है। तो क्या रोजीना आंटी वापस आ गई थी? और वो भी अरोमा? आयशा का चाय डालता हाथ लरस सा गया। इसे भूल गया था कि असवद से कोई ज़रूरी बात करना थी। इसका दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। ओके, मैं चलता हूँ। दरवाज़ा बंद कर लो और हाँ, इसे भी अंदर जाकर देख लो जो गला फाड़ कर रो रही है। इसका इशारा रोनिया की तरफ था जो अभी तक रो रही थी। और आयशा सुन से असवद को बाहर जाता देखती रही। जाने से पहले वो मामा के कमरे में गया था, फिर बाहर निकल गया। आयशा के जिस्म में फरेरी सी दौड़ी। फिर वो एक ख्याल कूंदे की तरह उसके जहन में लपका। दूसरे पल वो भागती ग्लास वाल की तरफ आई थी जो बाहर के मंजर को वाजे करती थी। इसने पर्दा उठाकर देखा और धक से रह गई। इसके बदतरीन खदशात की तस्दीक हो चुकी थी। असवद घर से निकलकर सामने वाले फ्लैट नुमा आलीशान घर में दाखिल हो गया था और आयशा का अपनी टांगों पे खड़ा रहना दुश्वार हो गया था। कितने ही लम्हे बीत गए। इसने अरोमा और असवद को हंसते देखा था। वो इसे बाहर तक छोड़ने के लिए आई थी। आयशा से मज़ीद देखा नहीं गया। वो निढाल सी पलट आई और देर तक सोफे पर बैठी रही। इसके सर में अचानक टीसें सी उठने लगी थी। अचानक अपने घुटनों पे इसने नर्म नर्म हाथों का दबाव महसूस किया। इसके सामने जोनिया खड़ी थी, नींद भरी आंखों को मसलती हुई। मम्मा, रोनिया का बहुत रो रही है। आयशा को अचानक करंट लगा था। वो भागती अपने रूम में आई। रोनिया वॉकर में रो रो कर निढाल हो चुकी थी। इसने जल्दी से उसे उठाकर सीने से लगाया, फिर तीनों के हाथ मुंह धुलाए, कपड़े चेंज किए और नाश्ते के लिए बाहर ले आई। अभी अपने कमरे से बाहर आई थी कि आयशा ने टीवी पे कार्टून लगाकर सोनिया को कुशन पे बिठाया और ख़ुद किचन में आ गई। आयशा नाश्ता बना रही थी जब मामा की आवाज़ आई, नाश्ता ज़रा ज़्यादा बनाना, अलीज़ा की फैमिली भी यही नाश्ता करेगी, रोज़ीना आ गई है रात को। मामा ने पुरसोच से अंदाज में अपनी जिठानी के आने का बताया था। आयशा गहरा सांस भर के रह गई। तो असवद की ताई बिल आखिर वापस आ ही गई थी अपनी लाडली के हमरा। ऐसा क्या हुआ था जो अरोमा भी वापस आ गई? आयशा सोचों में गुम शोकेस से बर्तन निकाल कर लाउंज की डाइनिंग टेबल पर लगाने लगी थी। अलीना भी अपने रूम से जमाइया लेती बाहर आ गई। मैं तो अपने लिए हलवा पूरी लेने जा रही हूँ, आप लोग खाएं सूखे स्लाइस। अलीना ने मामा को इत्तला दी थी। आज पराठे हैं, रोस्ट और फ़िश फ्राई। आयशा को बाहर निकलकर उसे बताना पड़ा, यह दावत शिराज किस लिए। इसकी आंखों में हैरानी थी। रात की फ़्लाइट से रोज़ीना और अरोमा वापस आ गई है। मामा ने निगाह चुरा कर बताया था और अलीना हक्का बक्का रह गई। वाकई बिल्कुल अचानक आ गई, इत्तला भी नहीं दी। इसकी हैरत दीदनी थी। उनके आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, फिर अचानक 3 साल बाद वापस आ जाना। तो इसमें हैरत की क्या बात है? रोज़ीना का घर है यहाँ, बेटा है, बहू है, 2 पोते हैं। वो अपने घर लौटी है, कौन सा हमेशा के लिए गई थी। मामा ने नागवारी से बेटी के हैरान तासुरात को मिटाना चाहा, लेकिन अरोमा, वो हिचकिचाई। फिर इसकी आवाज़ धीमी हो गई। वो भी भाई भाभी से मिलने आई है। इसके लहजे में तजस्सुस था। मामा ने इसे घूर कर देखा। हाँ तो? मामा खासी कबीदा खातिर लग रही थी। अलीना भी खामोश हो गई। नाश्ता तैयार है अलीना, तुम सबको बुला लाओ। आयशा की मुदाखलत पे अलीना ने वाकर से रोनिया को उठाया और खारजी दरवाजे से बाहर निकल गई। आयशा ने गहरा सांस भरा और अपना हुलिया देखने लगी।
मसले कपड़े, उलझे बाल, अनधुला चेहरा, वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ आ गई। वो कम अज़ कम अलीज़ा की फैमिली के सामने इतने बुरे हुलिये में नहीं आना चाहती थी। इसे अस्वद की साबका मनकोहा से बहुत ही अच्छे अंदाज में ड्रेसअप होकर मिलना था। 11:15 का वक्त था। लाउंज में पुरतकल्लुफ़ नाश्ता चल रहा था। पूरे 11 बजे अस्वद भी घर आ गया था, यानी आज की तारीख का एक और अजीब वाक़या। अस्वद तो दफ्तर से छुट्टी का तसव्वुर भी नहीं करता था। अपने काम से इसे बड़ा जुनूनी लगाव था, और वो अकेला नहीं था, हन्नान भी इसके साथ था। वो दोनों एक ही फील्ड में एक ही रैंक पे थे, दोनों के एक जैसे यूनिफॉर्म थे, और फ़िलहाल दोनों पिंडी में ही तैनात भी थे। हन्नान कोयटा से ट्रांसफ़र होकर आया था और अलीज़ा इसके साथ थी। शादी के फ़ौरन बाद ही साथ चली गई थी, जबकि अस्वद पहले सियालकोट फिर खारियाँ में रहा। लेकिन आयशा उसके साथ नहीं गई थी, बल्कि वो लेकर ही नहीं गया था। वो मामा और अलीना के साथ पिंडी कैंट में ही रिहाइश पजीर थी। इसकी तीनों बेटियां पिंडी में ही पैदा हुई थीं। तीनों दफ़ा अस्वद मौजूद नहीं था और ना ही वक्त पर आया था। हन्नान और अलीज़ा की लव मैरिज थी। बड़ी धुआंधार मोहब्बत के बाद शादी हुई थी, और इसी तरह अस्वद की अरोमा के साथ मोहब्बत की मंगनी और निकाह था। इन दोनों का लेवल के फ़ौरन बाद निकाह हो गया, लेकिन ये निकाह अस्वद के कप्तान बनते ही टूट गया। अस्वद अब मेजर था। निकाह क्यों टूटा, इस बात से आयशा नावाकिफ़ थी। न कभी अस्वद ने बताया, न कभी आयशा ने पूछने की जसारत की थी। अरोमा और अस्वद का निकाह टूटना एक मुअम्मा था। दोनों ख़ानदानों में बड़ा ही प्यार था और बाहिमी रजामंदी से रिश्ते जोड़े गए थे। फिर न जाने क्या वजह थी जो अस्वद और अरोमा का रिश्ता ख़त्म हो गया था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि रिश्ता ख़त्म होने के बाद भी दोनों ख़ानदानों ने आपस के ताल्लुकात ख़राब नहीं किए थे। वो पहले की तरह ही एक दूसरे से मिलते, फ़ोन पे बात होती, तहाइफ लेते देते थे। हमेशा बड़े घर में खाना पकता था। जब अस्वद के दादा ज़िंदा थे, ये तब से लेकर अब तक का रिवाज था। हमेशा अस्वद के घर खाना पकता और तीनों वक्त सब एक जगह इकट्ठे खाना खाते थे। उनकी वफ़ात के बाद भी ये सिलसिला चलता रहा। दोनों भाइयों में इत्तफाक था तो इनकी बीवियों में भी बला की यगानगत थी। आगे बच्चों में भी यही मोहब्बत मुंतकिल हो गई। हन्नान और अस्वद जिगरी यार थे, फिर रिश्ते बने और बिगड़े, फिर भी दिलों में कदूरत नहीं आई। वो अब भी दोस्त थे और एक साथ बहुत सा वक्त गुजारते थे। हन्नान और अलीज़ा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। अलीज़ा शौहर की मनचाही बीवी थी और हन्नान के साथ साथ इसकी फैमिली पे भी हुकूमत करती थी। जबकि आयशा का मामला कतई तौर पर अलग था। इसका मैका भी मजबूत नहीं था और वो अस्वद की पसंद बनकर आई भी नहीं थी। बल्कि 3 सालों में अभी तक इसे अंदाज़ा नहीं हो सका कि वो अस्वद के दिल में कितनी जगह रखती है। अस्वद तो शुरू से ही बेनियाज था, अपने आप में गुम, खुद को फौकियत अव्वलियत देने वाला। गो कि वो इनकी सारी ज़रूरियात पूरी करता था, लेकिन इसके पास इनके लिए ना मोहब्बत थी और ना वक्त था। और सबसे बड़ी बात ये कि वो आयशा के मैके वालों को पसंद भी नहीं करता था। हालांकि आयशा की फैमिली छोटी सी थी। इसका एक ही भाई था और वो डॉक्टर बन चुका था, बाहर से पढ़कर आया था और बहुत लाइक था। और एक सेकेंड ईयर की स्टूडेंट बहन थी मरियम। अब्बू हयात नहीं थे। हाँ, वो माशी तौर पर इतने मुस्तहकम नहीं थे। भाई अब कमा रहा था और उन्होंने अच्छे इलाके में किराए पे घर भी ले लिया था, वरना पहले अंदरूनी शहर में छोटा सा मकान था जिसे बेचकर अम्मी ने भाई को बाहर पढ़ने के लिए भेजा था। अस्वद को ना खुद ससुराल जाना पसंद था और ना आयशा को भेजना। वो तो मुकलावी की रस्म पे भी ससुराल नहीं गया था। मामा का लिया दिया रवैया और दामाद की लाताल्लुकी देख कर ही, और मरियम भी यहाँ नहीं आते थे, ना अम्मी आती थी। अब उज़ैर बाहर से कामयाब होकर लौटा था तो अम्मी ने इसे फ़ोन करके बुलाया था। बतौर ख़ास अस्वद को भी साथ लाने को कहा था। लेकिन आयशा को अस्वद से बात करनी भी बहुत मुश्किल लग रही थी। जब से वो लोग नए घर में शिफ्ट हुए थे, आयशा एक मरतबा भी नहीं जा सकी, हत्ता कि उज़ैर भी खुद ही मिलकर गया था। वो भाई से मिलने भी नहीं गई थी। और अब तो सामने वाले घर के मकीन वापस आ चुके थे और इनका 3 वक्त का खाना यहीं पकता था। सो आयशा का बाहर निकलना भी मुहाल था। वो कैसे वक्त निकालती, मगर इसने सोच लिया था कि वो रात को हर सूरत अस्वद से बात करेगी और अपनी अम्मी के घर पूरा दिन गुजारेगी और रात भी, चाहे कुछ भी हो। क्या इसे अपनी माँ से मिलने का कोई हक़ नहीं? वो सब लोग नाश्ता करते हुए खुशगप्पियों में मसरूफ़ थे। अस्वद और हन्नान ड्राई फ्रूट खा रहे थे, बाकी सब लोग चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। मामा थोड़ी खामोश थी और अलीना भी कतराई कतराई सी थी। ज़्यादा वक्त वो बच्चियों के साथ ही लगी रही। रोज़ीना काफ़ी देर से नोट कर रही थी, फ़ौरन मामा से मुखातिब हुई। राज़िया, अलीना को बच्चियों से बड़ा ही प्यार है। इनका अंदाज़ जितलाने वाला था। मामा ने अलीना की तरफ देखा, जिसने सोनिया को कंधे पे बिठा रखा था और जोनिया को टांगों पे झल्ला रही थी। हन्नान और अस्वद भी फ़ौरन मुतवज्जा हुए। हन्नान ने फड़क कर मुदाखलत की थी। तसही फरमा लीजिए मम्मी, बच्चों से नहीं, बच्चियों से। मेरे बेटों को तो ये देखती भी नहीं। इसने हमेशा वाला शिकवा किया था। वो भांजों की निस्बत भतीजियों से ज़्यादा करीब है।
तो ऐसे शरारती बच्चों के साथ कौन खेले, निचले होकर तो बैठते नहीं। मेरी भतीजियाँ फजूल शरारतें नहीं करती। अलीना ने नाक चढ़ाकर कहा था। रोज़ीना इस तकरार से बेजार हो गई थी। अब तो अरोमा और अलीज़ा भी मुतवज्जा थी और डाइनिंग टेबल से बर्तन उठाती आयशा भी। हन्नान और अलीना की नोक झोंक तो मामूल की बात थी। अल्लाह करे असवद के एक बेटा भी हो, ऊपर तले 3 बेटियां हो गईं। रोज़ीना ने ऐसी आह भरी कि सभी उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए। आयशा के हाथ से प्लेट छूटते छूटते बची थी। इसके चेहरे पे साया सा लहरा गया। एक वैसा ही साया मामा के चेहरे पर भी लहराया था। कहाँ से हो, अब तक तो उम्मीद ही नहीं। मामा की ठंडी आह और बुड़बुड़ाहट इतनी ऊंची तो ज़रूर थी जो रोज़ीना के कानों तक भी पहुंच ही गई थी और रोज़ीना बेसाख्ता चौंक उठी। फिर उन्होंने बेसाख्ता अपना मुंह उनके करीब किया था। क्यों, खैरियत तो है ना? उनके अंदाज में वाज़ेह तजस्सुस था। रोनिया की दफ़ा कोई पेचीदगी हो गई थी। डॉक्टर ने सख्ती से मना कर दिया, मज़ीद बच्चा नहीं करना। मामा ने भरे दिल से बताया। आयशे के अंदर तेज़ी से कुछ कटने लगा था। असवद को जाने बेटी की ख्वाहिश थी या नहीं, अलबत्ता आयशा को तो जुनूनी ख्वाहिश थी और इस ख्वाहिश में शिद्दत तब आई थी जब मामा पोता न होने की हसरत का इजहार करती और हर आए गए के सामने यही रोना लेकर बैठ जाती। अरे, रोज़ीना को धक्का सा लगा। तो क्या आयशा बच्चा पैदा नहीं कर सकती? उनकी आवाज़ में वाज़ेह बेचैनी थी और एक ना समझ में आने वाला एहसास जो इर्द गिर्द फैल सा रहा था। असवद ने डॉक्टर से मशवरा किया था। वो धीमी आवाज़ में बता रही थी। असवद सख्ती से डॉक्टर की हदायत पर अमल पैरा है, वरना मैंने तो बहुत कहा। तो और क्या, ये डॉक्टर तो ऐसे ही बकते हैं। सारी दुनिया रिस्क पे ही तो जी रही है। लोग इतने बड़े बड़े रिस्क लेते हैं और कुछ भी नहीं होता। याद नहीं आज़मा का 5 ऑपरेशन हुए और बिल्कुल ठीक ठाक रही, वरना डॉक्टर ने तो ड्रा मारा था। अब गई कि तब गई। और फरीदा की बेटी का नहीं पता। मैं तुम्हें डॉक्टर का बताऊंगी, बड़ी काबिल है वो, ऐसे रिस्क ले सकती है। इसी को दिखाना, आयशा को ले जाना भाई। हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ। मामा और रोज़ीना आंटी अब खुलकर इस मौजू पर रोशनी डाल रही थी। अलीना नागवारी से उठकर रोती रोनिया को किचन में ले आई। भाभी, इसको फीड करा दें, भूख लग रही है इसे और नींद भी आ रही है। इसने आयशा को रोनिया ज़बरदस्ती थमाई थी। बहुत काम है अलीना, मैं इसका फीडर बना देती हूँ। वैसे भी इसे आदत होनी चाहिए। सुबह असवद भी यही कह रहे थे। आयशा ने लजाजत से कहा, इसे भी लंच भी बनाना था और सफाई सुथराई भी करवानी थी। भाई का तो दिमाग ख़राब है, पता नहीं ऊपर के दूध से बच्ची बीमार पड़ जाती है। इसे फीडर सूट ही नहीं करता। आप रोनिया को लें, मैं ये करती हूँ। अलीना ने नागवारी से कहते हुए बर्तन साफ़ करने शुरू कर दिए। आयशा ने रोनिया को गोद में लिया और कुर्सी घसीट कर बैठ गई। अब अल्लाह खैर करे, आंटी आ तो चुकी हैं, रातों रात भाई का बेटा पैदा करवा के ही छोड़ेंगी। अलीना के तबसरे पे ना चाहते हुए भी आयशा को हंसी आ गई। इसने तबसरा ही कुछ इस अंदाज में किया था और ये मुमकिन नहीं। आयशा कुछ अफसरदा सी हो गई। सुना नहीं आपने, कुछ भी नामुमकिन नहीं। और आंटी का हाल देखें, अपनी बेटी से एक चिड़ी का बच्चा नहीं पैदा हो सका और दूसरा का अंधाधुंध मशरों से नवाजा जा रहा है। अलीना के बिगड़े तासुरात से अंदर की जलन निकाल ली थी। आयशा इस दफ़ा फिर अपनी मुस्कुराहट ना रोक सकी। और एक बात नोट नहीं की, अचानक अलीना को कुछ याद आया था। मेरे भाई में इतनी इखलाकियात आज तक किसी मेहमान के लिए ऑफिस से उठकर आए हैं जनाब। बहुत गुस्सा आया मुझे। आपका भाई बाहर से आया था और असवद भाई ने ढंग से बात नहीं की थी। बात करना बैठना तो दूर, सलाम का जवाब देकर एहसान करते निकल गए। और ऑफिस में काम बहुत है। और अब ऑफिस में काम नहीं था क्या? वो सारा गुस्सा अलीना को सारा गुस्सा बर्तनों पे निकाल रही थी। और आयशा हैरत से अलीना को देख रही थी। वो इन्हीं जैसी थी, इन्हीं लाताल्लुक बेहिस लोगों जैसी, मगर इस लम्हे वो इन सबसे बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही थी। अलीना की अपनायत भी इसकी आंखें भीग सी गईं। रात को फिर वही माहौल था, एक शोर, एक हंगामा, हंसी, आवाज़ें, जमी हुई महफिल। इसने थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद चाय के बर्तन उठाए और किचन में आ गई थी। लाउंज में अभी तक महफिल सजी थी। इसने बर्तन धोए और अपने कमरे में आ गई थी। इसी पल अम्मी की भी कॉल आने लगी। आयशा का दिल भरा हुआ था, फ़ौरन कॉल रिसीव कर ली। बहुत मसरूफ़ हो गई है मेरी बेटी, फ़ोन पे बात करने का भी वक्त नहीं। मैं बहुत उदास हूँ अम्मी। इसकी आवाज़ में कुछ तो था जिसने अम्मी को चौंका दिया। तो आ जाओ मिलने, असवद से कहो, वो बहुत मसरूफ़ हैं। उज़ैर को भेज दूँ? अभी वो अस्पताल से आता है तो। नहीं अम्मी, अभी नहीं, मैं आपको बताऊँगी जब आना होगा तो। इसने फ़ौरन अम्मी को मना किया कि वो आज ही उज़ैर को ना भेज दें। वो अभी कहाँ जा सकती थी जबकि घर में मेहमान भी थे। फिर जल्दी चक्कर लगाना। आजकल उज़ैर के लिए लड़कियाँ देख रही हूँ, तुम आओगी तो फ़ाइनल करेंगे। असवद को भी ज़रूर लाना, अम्मी ने ताकीद की थी। कोशिश करती हूँ। कैसी लड़कियाँ देखी हैं आपने? बेसाख्ता कुछ पुरजोश हुई थी। एक तो डॉक्टर है, दूसरी 2 भी बहुत अच्छी हैं, फैमिलीज़ भी बहुत आला। मुझे तो डॉक्टर ही पसंद थी, लेकिन उज़ैर ने मना कर दिया। कहता है
कि वो डॉक्टरी करेगी या घर देखेगी। ठीक है, फिर मैं 1-2 दिन तक चक्कर लगाती हूँ। मरियम का हाल अहवाल पूछकर फ़ोन बंद कर दिया। बिस्तर पर लेटते ही तकलीफ़देह सोचों ने यलगार कर दी। इसको अरोमा की आमद बेमकसद नहीं लग रही थी, ऐसा लगता था वो किसी ख़ास नीयत से आई थी। इसे तो रोज़ीना आंटी के अंदाज़ भी खटक रहे थे। जब से आई थी आयशा को अजीब अजीब नज़रों से देखती थी। गो कि असवद तो वही था, मतलब परस्त, दिल करता तो बात करता, मूड होता तो बुलाता, दिल चाहता तो नज़रें अनाइट डालता। यूँ उसमें तो कोई बदलने वाली बात ही नहीं थी, वो तो सदा का ला ताल्लुक़ था। जाने कितनी देर हो गई, आयशा का दिल इतना भरा हुआ था कि बिला वजह ही रोने लगी, और रोने से और तो कुछ नहीं हुआ, दिल का बोझ हल्का हो गया और वो थक हार कर नींद में खो गई। फिर जाने कब इसकी आँख खुली। कमरे में अंधेरा सा था। आयशा ने गर्दन उठाकर घड़ी की तरफ देखा, रात के 2 बजे थे। इसने गर्दन को दाएं घुमाया तो चौंक गई। असवद मोबाइल पे मसरूफ़ था। ये अभी तक जाग रहे। आयशा ने हैरत से सोचा। असवद भी इसे जागता पाकर मुतवज्जा हुआ। बहुत नींद आती है तुम्हें? आयशा ने बड़े ज़ब्त के साथ इसका तंज हलक में उतार लिया था। सारा दिन बहुत आराम करती हूँ, रात भी जल्दी सो जाती हूँ, आप यही कहना चाहते होंगे। आयशा ने बेतरतीब बाल समेट कर जमाई रोकी थी। असवद ने कंधे उचकाकर इसे देखा। खासी चेहरा शनास हो चुकी हो तुम, बिन कहे बात समझ जाती हो, इसने मज़ीद तंज़िया अंदाज में जिता कर कहा। चेहरा शनास नहीं, मिजाज शनास कहें। आयशा ने तस्हीह की। लगता है तुम्हारी नींद पूरी हो गई, तभी दिमाग ठिकाने पर है। इसने मोबाइल बंद करके साइड टेबल पर रख दिया था। फिर तकिया दोहरा किया और इसकी तरफ करवट बदल ली, यूँ कि आयशा अब इसकी निगाहों के हिसार में थी। मेरा अमूमन दिमाग ठिकाने पर ही होता है, आपने कब मुझे पागलपन के मुजाहरे करते देख लिया? अब नींद के मज़े लौट ही चुकी हो तो कोई खिदमत करके सवाब हासिल कर लो। असवद ने यकसर बात बदल दी। फिर उठने लगी तो आहिस्तगी से पूछा था, चाय बना लाऊं? नेकी और पूछ पूछ, कड़क सी बना लाओ। असवद ने अंगड़ाई ली और आयशा उठकर चाय बनाने चली गई। आयशा के जाते ही रोनिया ने सुर निकालने शुरू कर दिए। आयशा जब चाय लेकर आई तो असवद शदीद झुंझलाया हुआ रोनिया के काट के पास खड़ा था और अपनी तरफ से इसे चुप करवा रहा था, मुंह पे हाथ दबा दबा कर। आयशा ने मग साइड टेबल पे रखा और जल्दी से रोनिया को गोद में लेकर बेड पर आ गई। ये बहुत रोती है। फ़ौरन जला कटा सा तबसरा आया था। बच्चे रोते ही हैं, इसे भूख लगी तो रो पड़ी। अब वो बोल तो नहीं सकती जो भूख का बता सके। आयशा ने रसान से जवाब दिया था। उसके पेट में ग़िज़ा गई तो वो फ़ौरन चुप हो गई। तुम इसे ठोस चीज़ खिलाया करो ताकि पूरी रात सुकून से सोया करे। असवद ने हमेशा वाला मशवरा दिया था जिसे आयशा ने खामोशी से सुन लिया। वजाहत करने का कोई फ़ायदा नहीं था। तुमको कोई ज़रूरी बात करना थी। चाय पीते हुए इसे ख्याल आया, अम्मी की कॉल आई थी। आयशा ने सोचा इसका मूड अच्छा है तो ये वाली बात अभी निपटा ले। तो इसमें क्या नया है, वो तो रोज़ाना कॉल करती हैं और तुम मेरी चुगलियाँ करती हो। उसने आराम से इल्ज़ाम लगा दिया। वो हक्का बक्का ही रह गई। मैंने ऐसा कब किया? अब मैं क्या क्या गिनवाऊँ? तुम्हारा भाई मुझे हफ्ते में 1 मरतबा तो ज़रूर कॉल करता है, जिसका मतन कुछ यूँ होता है, बीवी और बच्चों को कभी बाहर की हवा भी लगा दो, घर वालों के कुछ हकूक़ होते हैं और ऐसी बेशुमार बातें। वो मुझे बीवियों के हकूक़ पे लंबे लंबे लेक्चर देता है। जाने से क्यों वहम सा हो गया कि मेरी एक छोड़ कई बीवियाँ हैं जिनमें माँ बदौलत इंसाफ नहीं कर पा रहे, और वो हकूक़ व फ़राइज़ पे बहुत ही भाषण देता है ताकि मैं गुनाहगार होने से बच जाऊँ। असवद ने इसकी हैरान आंखों में झांक कर संजीदगी से बताया। आयशा कुछ शर्मिंदा सी हो गई। यकीनी तौर पर उज़ैर ने ऐसा ज़रूर कहा होगा। वो अपने बहनोई के रवैये से कबीदा खातिर रहता था। वैसे अपने भाई से पूछ कर बताना मैंने कौन से हकूक़ व फ़राइज़ पूरे नहीं किए। क्या अच्छे खाने को नहीं मिलता, पहनने को नहीं मिलता, औलाद नहीं है, अपने हिसाब से तो मैं सारे फ़र्ज़ पूरे कर रहा हूँ। फिर तुम्हारे भाई का मशवरा लेक्चर बनते तो नहीं? हाँ ठीक ही कहा, कोई कमी तो नहीं। यही कुछ तो होता है। बाकी बीवी बच्चों के जज्बात एहसासात भाड़ में जाएं। बच्चे बाप की तवज्जो को तरसें। बीवी के लिए मोहब्बत का एक लफ्ज़, प्यार का एक बोल नहीं। बच्चे बाप को देखकर सहम जाएं। एक अच्छे शौहर और बाप को यही कुछ तो देना होता है। वो अंदर तक किलस कर रह गई। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा किसी से भी। हाँ उनको अल्हामी आते होंगे। मैं सच कह रही हूँ, मेरी तो इतनी बात भी नहीं होती उज़ैर से। अच्छा अब तुम असल मौजू पर आओ। असवद ने उसके बिखरे उलझे बालों में हाथ फेरा तो आयशा कुछ देर सोच में गुम रही। फिर आहिस्तगी से बोली, अम्मी की तरफ जाना था। क्यों? वहाँ पे कतरीना कैफ़ आ रही है? उसने बड़ी संजीदगी से पूछा था। आयशा की आंखों में खफगी सी उतरी। इसकी बात पे कभी इसने संजीदगी जाहिर नहीं की थी। अम्मी ने उज़ैर के लिए लड़की देखी है, वही फ़ाइनल करनी है। आप चलेंगे? इसने आस भरे लहजे में पूछा था। मैं भी 1-2 दिन रह लूँगी। आखिर में इसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। है? कुछ चौंका था। कहाँ रहना है? अम्मी की तरफ। उसने डरते डरते कहा था। कोई ज़रूरत नहीं।
इसने नागवारी से कहा, घर को कौन देखेगा, अब तो आंटी भी आ गई, तुम्हें रेस्ट करने के तो बहाने चाहिए। असवद, वो रो देने को थी, आप हमेशा इसी तरह मुझे डिग्रेड करते हैं। आज से पहले मैंने कोई बहाना बनाया है? अब सारी रात मुकालमे ही सुनाओगी? असवद ने लहजा थोड़ा सा धीमा कर लिया। आयशा लब काटने लगी। एक बात तो तय थी कि मतलब परस्ती इस पे ख़त्म थी। दूसरी सुबह मामूल से कुछ हट कर थी। देर से सोने का ये नतीजा निकला कि आँख भी देर से खुली थी। अब असवद को जगाना था और ये कोई इतना आसान काम नहीं था। 7 बज चुके हैं असवद, अब उठ जाइए, आप लेट हो चुके हैं। इसके रोने से अंदाज पे बमुश्किल असवद ने आंखें खोली, फिर घड़ी की तरफ देखकर उछल ही पड़ा। तुमने मुझे जगाया नहीं, बेवकूफ़ औरत, इतनी देर हो गई, मुझे टाइम पे ऑफिस पहुंचना था। गुस्से में बोलता हुआ इस पे चढ़ दौड़ा था, फिर आयशा के कपकपाते वजूद को देखकर एकदम चुप कर गया। अच्छा, मेरे लिए नाश्ता मत बनाओ, जब बच्चियाँ उठेंगी तो सबके लिए एक साथ बना लेना। वो वॉशरूम में चला गया। इसे बहुत सर्दी लग रही थी, फिर भी शाल लपेट कर किचन में आ गई। गर्म दूध और स्लाइस के साथ अंडा उबला हुआ लेकर जब वो अंदर आई तो कुछ ही देर बाद असवद भी बाहर निकल आया था। मैंने तुम्हें मना किया था तो आप भूखे ऑफिस जाते, पहले कभी ऐसा हुआ है क्या? क्या हर्ज था, मैं ऑफिस में चाय के साथ स्नैक्स ले लेता। जल्दी से गर्म दूध के साथ अंडा खाने लगा। मेरे लिए इतनी हमदर्दी, यकीन नहीं आ रहा। असवद ने तिरछी निगाह इसके चेहरे पर डाली। तुम्हें बीमार करके रेस्ट का मौका देने का मेरा कोई इरादा नहीं। इसने लम्हों में इसकी सारी खुशगुमानी में से हवा निकाल दी थी। वो चुप सी रह गई। असवद को दिल रखना बिल्कुल भी नहीं आता था। आयशा ने 3-4 छींकें मारी थी। ठंडा मौसम अपना असर दिखा रहा था। इसे आयशा के छींकने पर गुस्सा आ रहा था। जाने क्यों इसे बीमार देखकर इसका मिजाज बिगड़ जाता था। इसका दिल करता आयशा बस चाको चौबंद काम करती रहे, बिस्तर पे लेटी दिखाई ना दे। नाश्ते के बाद मेडिसिन ले लेना, ख़बरदार जो लंबा बीमार होने की ज़रूरत की। इसके हुक्मनामे पे आयशा सर हिला के रह गई थी। असवद तेज़ी से बाहर निकल गया। लाउंज में मामा बैठी थी। आज बहुत देर कर दी बेटा, और ये आयशा नहीं उठी अभी तक। आयशा ने कभी देर तक कमरे में बंद रहने का रिवाज अवाइल शादी के दिनों में भी नहीं डाला था। उनकी फ़िक्र यकीनी थी। इसकी तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ? मौसमी फ़्लू। वो अपना सामान उठाते हुए बोला था। मामा के चेहरे पर नागवारी से आ गई। तो अब नाश्ता कौन बनाएगा? वैसे फ़्लू इतनी बड़ी बीमारी तो नहीं। क्या खाया इसने? उन्होंने एक साथ कई सवाल कर डाले थे। इन्हें एकदम टेंशन लाहक हो चुकी थी। कौन घर संभालेगा, कौन बच्चियां संभालेगा, कौन कुकिंग करेगा? इनका सवालनामा अंदर भी पहुंच रहा था। खुद ही कर लेगी। तब तक आयशा यकीनी तौर पर उनकी तकरार सुनकर बाहर आ गई थी। उन्होंने एक नज़र आयशा को देखा, फिर जल्दी से बाहर निकल गया। और मामा इसे गहरी निगाह से देख कर रह गई थी। आयशा की आंखों से पानी आ रहा था, नाक सुर्ख थी और गाल तप रहे थे। वो किचन में गर्म दूध फीडर में भर रही थी कि अलीज़ा भी आ गई। भाई ने आज नाश्ता नहीं किया? अलीज़ा चूल्हा ठंडा देखकर चौंकी, क्योंकि इस वक्त कुछ भी हो जाता पराठे के बगैर सुबह का आगाज़ नहीं करता था। नहीं, बस दूध और स्लाइस ही खाया था। आंटी और अरोमा का भी नाश्ता बनाना है? नहीं, नाश्ता मैं बनाती हूँ। तुम देखो रोनिया उठ गई है शायद। फिर आराम करो, मेरा भाई स्पेशली मुझे ताकीद करके गया है, अलीज़ा ने हल्के फुल्के लहजे में कहा था। आयशा इस अपनाइयत पर तशक्कुराना अंदाज में बाहर निकल आई थी। अलीज़ा अपने भाई की तरह कभी कभार मेहरबान होती थी, और फिर हमेशा की तरह वही हुआ। असवद इसे मैके ले जाना भूल गया। अम्मी की दोबारा सुबह कॉल आई तो आयशा ने बहुत दुख और गुस्से के मिले जुले तासुरात के साथ असवद को ऑफिस में फ़ोन खड़का दिया। अम्मी ने इसे वार्निंग दी थी कि अगर आज वो ना आई तो अम्मी अकेली ही लड़की देखने चली जाएंगी। असवद ने पहली बेल पर कॉल रिसीव कर ली थी। गो के बहुत मसरूफ़ लग रहा था। फिर भी आयशा की आवाज़ सुनकर उजलत में बोला, खैरियत तो है? अभी सुबह तो मुलाकात हुई थी, आपको कुछ याद करवाना था। आयशा ने बेकाबू होते गुस्से को कंट्रोल में लाते हुए कहा, मेरी याददाश्त को घर आने के बाद भी ताज़ा किया जा सकता था। ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी? मुझे अम्मी के घर जाना है अभी, और आपके पास तो वक्त नहीं। परसों आंटी रोजीना को बैंक ले गए थे, कल का दिन अरोमा के साथ बिजी रहे, आज भी कोई ना कोई मसरूफियत होगी। ओह नो, असवद ने लब भींचे, मैं आज भी फारिग नहीं हूँ। हमारे सीईओ के यहाँ बैठा हुआ है, वहाँ जाने का इरादा है। तुम किसी और दिन चली जाना। मेरा आज ही जाना ज़रूरी है। सीईओ का बेटा किसी और दिन देख आइएगा। एक तो तुम बीवियाँ भी ना अपनी मनवा के ही दम लेती हो। यूँ करो कि उज़ैर को बुलवा लो। उसने उजलत में मशवरे से नवाजा। तो आप नहीं जाएंगे? मेरा जाना कोई इतना ज़रूरी भी नहीं। असवद ने कुछ सोच कर कहा, तुम उज़ैर के साथ चली जाना और रात को रहने की ज़रूरत नहीं, रात को घर आ जाना। इत्तलान अर्ज़ है कि अगर उज़ैर फारिग होता तो आपकी इतनी मिन्नतें ना करती। आयशा ने अंदर की खौलन दबाते हुए मुलाइमत से बताया।
वो कुछ देर के लिए सोच में डूबा। ओके, मैं ड्राइवर को भेजता हूँ, तुम तब तक बच्चियों को तैयार कर लो। फिर ऐसी बेदिली से इसने बच्चियों को तैयार किया था। वो नानों के घर जाने की खुशी में चहकती फिर रही थी। जब वो चेंज करके बाहर आई तो अलीना लाउंज में बैठी थी। इन परियों को तैयार देखकर कुछ हैरान हुई। कहीं जाने की तैयारी है? अम्मी की तरफ जा रही हूँ, उज़ैर के लिए लड़की देखने जाना था। इसने मामा और अलीना दोनों को बताया था। अलीना ने तो कोई जवाब नहीं दिया, अलबत्ता इसने इतना ज़रूर कहा, भाई नहीं जाएंगे? नहीं, वो बिज़ी हैं। आयशा का लहजा रूखा सा हो गया था। जब भी इसे मैके जाना होता था, असवद इसी तरह के बहाने बनाता था। इसके मैके वालों को इसने कभी काबिले इतना नहीं जाना था। कमाल है, अभी अरोमा से तो कोई और ही प्रोग्राम बन रहा था। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई। मामा ने इसे घूर कर देखा। अभी अरोमा आई थी और वो इन्हें कुछ और ही बता कर गई थी। ड्राइवर ने गेट पे हॉर्न बजाया तो आयशा बच्चियों को उठाकर बाहर निकल गई। पीछे मामा ने अलीना के खूब लत्ते लिए। यह तो शुक्र था कि आयशा ने सुना नहीं था, वरना वो मैके जाने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर देती। क्या ज़रूरत थी तुम्हें बकवास करने की? मामा ने इसे बुरी तरह घुरका। अलीना हक्का बक्का रह गई। मैंने क्या कहा है? आयशा के सामने क्या ज़रूरत थी अरोमा का प्रोग्राम बताने की? तो इसमें क्या हर्ज है? भाभी को पता तो चलना है। अलीना के लहजे में लापरवाही थी। फजूल बातें ना करो अहमक लड़की, अभी इसे भनक में नहीं पड़नी चाहिए। उनका अंदाज राजदाराना था। वो कुछ चौंक सी गई। किस चीज़ की भनक? वो कतन नहीं समझी थी और हैरत से माँ का चेहरा देखने लगी। मामा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अलीना को उनकी खुफिया मीटिंग्स का भला क्या पता था? कुछ नहीं। मामा ने फ़ौरन लहजा बदल दिया, लेकिन अलीना कुछ खटक सी गई थी। मामा, ये आजकल भाई और अरोमा की बहुत बनने नहीं लगी। बहुत वक्त गुजारा जा रहा एक दूसरे के साथ। इसकी आंखों में तजस्सुस भी था और नागवारी भी। उन्हें बुरा लग गया। तो कौन सी नई बात है? कज़न्स हैं, दोस्त हैं, दोहरी रिश्तेदारी है, इसमें क्या नयापन है? कभी दोस्त थे, बीच में 3 साल भी आए, आप भूल गई सब कुछ? तो क्या पुरानी बातों को सीने से लगा कर रखें? उनका लहजा भी सर्द हो गया। यानी आप सब कुछ भूल गई हैं? अलीना को जैसे शौक लगा था। और भूल तो सब कुछ भाई भी गया है। ऐसे मिले अरोमा से जैसे कभी बिछड़े ही नहीं थे और बीच में कुछ हुआ ही ना हो। तो क्या करें, घर से बाहर निकाल दें अरोमा को? हमारी बेटी के ससुराल का भी मसला है। मामा इसे झिड़क रही थी। अलीना के तासुरात बिगड़ गए। फिर बात यहीं तक ही रखें, बात आगे तक ना बढ़ाएं। अलीना धप धप करती उठकर अंदर चली गई, जबकि मामा हक्का बक्का रह गई। ये इसे क्या हुआ? और इसकी सोच कहाँ तक जा रही थी? क्या इसने अंदर पकती खिचड़ी की बू पा ली थी? वो इसके दिल में दबी ख्वाहिश को जान गई थी। अगर ऐसा था तो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो शदीद परेशानी के आलम में बंद दरवाजे को देखती रह गई। इसने एक भरपूर दिन अम्मी के घर गुजारा था। उज़ैर के लिए देखी लड़की से भी पसंद आ गई थी। वो लोग बहुत ही मसरूर से घर वापस आए थे। बच्चियाँ भी बहुत खुश थीं। उज़ैर इन्हें सैर करवाने ले गया था, फिर ढेर सारी शॉपिंग भी करवाई। वापसी पे मैकडोनल्ड भी लेकर गया था और वहीं इसने जो कुछ देखा वो इसे खासा बेचैन कर गया और वो जल्द ही बच्चियों को लेकर घर आ गया था। अम्मी और आयशा खुशगप्पियों में मसरूफ़ थे। उज़ैर वहीं इसके करीबी बैठ गया। तो फिर तुम्हारी सास की जिठानी मुस्तकिल पाकिस्तान आ गई हैं? उनका घर है यहाँ, क्या पता अब वापस ना जाएं। उसके जवाब ने अम्मी की तसल्ली नहीं करवाई थी। और उनकी बेटी? उज़ैर भी उनकी तरफ मुतवज्जा हो गया। वो मैरिड है अम्मी, आयशा ने धीमी आवाज़ में बताया। तो अम्मी का कब का रुका हुआ सांस कदरे बहाल हुआ। तो वापस कब जाएगी? वो माँ थी ना। बेटी के अंदर पनपते खदशात अस खुद उनके अंदर मुंतकिल हो गए थे। पता नहीं, वो कुछ चिढ़ सी गई। जानती हो ना, वो असवद की साबका मनकूहा है। अम्मी ने इसे कुछ याद दिलाने की कोशिश की थी। आयशा ने एक सर्द सी आह सीने की कैद से निकाल ली थी। पता है मुझे, फिर इसे असवद से दूर ही रखो, अम्मी ने इसे समझाते हुए कहा था। आयशा इन्हें खाली खाली नज़रों से देखने लगी। मैं कैसे रोक सकती हूँ, वो कज़न्स हैं। फिर भी तुम अपने शौहर पे नज़र रखो। देखो आयशा, तुम्हारा खूंटा कमज़ोर है। बेटा हो तो कदम जमते हैं। आजकल तो लोग बेटियों की मुसलसल पैदाइश पर तलाक देकर फारिग करने में देर नहीं लगाते। हमारे पुराने मोहल्ले में अम्मी जान ने इसे कौन सी स्टोरी सुनाने वाली थी। उज़ैर ने फ़ौरन मुदाखलत की। किस बहस में पड़ गए आप लोग? और अम्मी, आप क्यों आयशा को परेशान कर रही हैं? असवद ऐसा नहीं है और ना ही इसकी फैमिली ऐसी है। आप बेकार के वहमों में इसे मत डालें। अम्मी बस ठंडी आह भर के रह गई थी। असवद की क्लास में बेटा होने पर तलाक़ें नहीं दी जाती। लोग एक एक बेटी पे भी साबिर शाकिर होते हैं। फिर राफिया आंटी तो बहुत एजुकेटेड हैं, वो ऐसा क्यों ख्याल करेंगी? रहने दो बेटा, तंग जहन लोग हर क्लास में तंग जहन ही रहते हैं। अम्मी का कहा एक एक लफ्ज़ दुरुस्त था। वो जो कह रही थी अपने तजर्बे की रोशनी में कह रही थी। उज़ैर भी अम्मी की बातों से मुत्तफ़िक था।
लेकिन वो आयशा को परेशान करना नहीं चाहता था, इसीलिए इन्हें मौजू से हटाते हुए बोला था, अब चलो तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ, फिर कहोगी कि देर कर दी। उज़ैर बच्चियों का सामान कार में रखने के लिए उठ गया तो आयशा भी उजलत में रोनिया को उठाकर मरियम और अम्मी से मिलने के बाद बाहर निकल आई। गाड़ी में मामूल से बढ़ के खामोशी थी। उज़ैर खामोशी के साथ ड्राइविंग करता हुआ किसी गहरी सोच में गुम था। बार बार मैकडोनल्ड का ख्याल आता, ऐसा मंजर जो जहन से हटता नहीं था। आयशा ने बताया था कि असवद को कोई ज़रूरी काम था इसलिए वो आ नहीं सका। तो क्या यही ज़रूरी काम था? वो मॉडर्न सी लड़की असवद की कज़न थी, अलीज़ा की नंद। वो इसे देख चुका था इसलिए कुछ फ़िक्रमंद भी था। इन दोनों के दरमियान खासी बेतकल्लुफ़ी भी लग रही थी। ऐसे उज़ैर ने बेइरादा पूछ लिया, यह अरोमा का क्या चक्कर है? असवद का निकाह क्यों टूटा था? उज़ैर के इस्तफसार पर आयशा अपनी तकलीफ दे सोचों को झटक कर उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। मुझे ज़्यादा तफसील नहीं मालूम, अरोमा को स्कॉलरशिप मिला तो इसने बाहर जाने की ज़िद पकड़ ली। मामा को बेटे की शादी करने की जल्दी थी और अरोमा फौरी शादी नहीं करना चाहती थी। यूँ वो बाहर चली गई और वहीं से इसने असवद को कहा कि इसे डाइवोर्स दे और ख़ुद शादी कर ले। अलीना नहीं बताया था, वो अपने किसी क्लास फेलो के चक्कर में थी। यूँ बाही में रजामंदी से तलाक हो गई। कोई लड़ाई तमाशा नहीं हुआ। ये तलाक के बाद अच्छे दोस्त रहे। टेलीफोनिक राब्ते, स्काइप पे मुलाकातें, वही सिलसिला अभी तक चल रहा है। मैंने आज इन्हें मैकडोनल्ड में देखा था। कुछ देर बाद इसने आयशा को बता ही दिया और आयशा जैसे हक्का बक्का रह गई। असवद और अरोमा को? उसकी आंखें फट पड़ीं। हाँ, असवद और अरोमा के साथ थे। इसे जैसे यकीन नहीं आ रहा था। इसके सेल पर असवद की कॉल आने लगी। इस पर आयशा का कतन भी असवद की कॉल रिसीव करने को दिल नहीं चाह रहा था। इसने जानबूझकर स्क्रीन को नज़रअंदाज कर दिया। असवद की कॉल आ रही है। डैशबोर्ड पे रखे फ़ोन पे नज़र डाली। आयशा कॉल पिक करो, इसने खफगी से कहा था। मुझे नहीं करनी बात, वो बेजारी से बोली थी। उज़ैर ने खफा अंदाज में बहन को देखा। बदगुमान मत हो, क्या पता किसी काम से वहाँ आया हो। अम्मी ठीक कहती हैं, मैं ही जानबूझकर खुशगुमानी में मुब्तला हूँ। देख लेना एक दिन ऐसा ही होगा। और क्या मैं मर गया हूँ? तुम्हारे आगे पीछे कोई भी नहीं। असवद कुछ उल्टा सीधा सोचे तो सही। उज़ैर के बिरादराना जज्बात गर्म हो गए थे। तुम नहीं जानते वो कितना सेल्फिश इंसान है। अपने सामने किसी को नहीं देखता, हत्ता कि बच्चियों को भी नहीं। जो मैं ख़ुद पे सहती हूँ वो तुम्हें नहीं पता। वो दिल ही दिल में सोचती रहेगी। ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी अदा नहीं हुआ था। हाँ, कुछ दुख इसे अकेले ही झेलने थे। घर में गैर मामूली खामोशी थी। जाने सब लोग कहाँ थे। आयशा ने रोनिया को कार्ट में लिटाया और सोनिया के कपड़े चेंज करने लगी। इसका डायपर गीला था। कैबिनेट चेक किया तो इसमें एक भी डायपर नहीं था। वापसी भी से ख्याल ही नहीं आया, वरना उज़ैर से ही कह देती। अब भला क्या करे। वो सोच में गुम होती बाहर आई तो मामा सोफे पर बैठी नज़र आई। दाखिली दरवाज़ा खुला हुआ था और अलीज़ा के घर का सामने का हिस्सा भी दिखाई दे रहा था। वहाँ से बातों की आवाज़ें आ रही थी तो असवद वहीं था। कुछ देर बाद अलीज़ा काशान का हाथ में चिकन विंग पकड़े खाता हुआ अंदर आया था। दोनों बच्चियां भी लाउंज में थीं। उन्होंने शान के हाथ में पकड़े विंग को देखा। वो बसोलने लगी, मगर आयशा ने तवज्जो नहीं दी थी। मामा सोनिया को बगैर डायपर के देखकर चिल्ला उठी थी, आयशा कारपेट गंदा कर देगी। अभी पिछले माह तो नया डलवाया, नापाक हो जाएगा। कितनी लापरवाह हो तुम। मामा का जैसे हार्ट फेल होने वाला था। इन्हें अपने घर की चीज़ों से बड़ा ही प्यार था। किसी बच्चे को कुछ भी ख़राब करने नहीं देती थी। मामा डायपर ख़त्म हो गए। आयशा ने सोनिया को उठाकर शर्मिंदगी से बताया था। क्या? तो अभी अपने भाई के साथ आई थी। किसी सुपर स्टोर से लेती आती। कौन सा लाखों के आते। वो शुरू हो चुकी थी। तभी असवद भी पहुंच गया। ये कब आई है? इसने आयशा को देख के हैरत से पूछा। अभी उज़ैर छोड़ कर गया है। मामा ने तुनक कर जवाब दिया। अच्छा, मेरी तो कॉल रिसीव नहीं की थी। मैंने सोचा शायद इधर ही रहना हो। हाँ, अब तो खुश होंगे। रंग रलियाँ मनाने का मज़ीद मौका मिल रहा था। वो अंदर ही अंदर सुलग कर रह गई। अभी क्या मीटिंग चल रही है? असवद कशीदा सूरत-ए-हाल का पस मंज़र जानना चाहता था। आयशा होंठ काटने लगी और मामा ने तेवर और भी ख़राब कर लिए। डायपर ख़त्म है, अब रात कैसे गुजरेगी? भाई के साथ आई थी, रास्ते में उतरकर तौफीक नहीं हुई लेने की। वो दोबारा शुरू हो चुकी थी। असवद ने गहरा सांस भरा। अलीना बेजार खड़ी थी। मैं ले आता हूँ, फ़ौरन उठते हुए कहा। मामा ने मुँह दूसरी तरफ कर लिया। ये तो चाहती ही यही थी। हाँ, इनका मूड ऑफ हो चुका था। जाने क्यों आजकल वो बात बेबात आयशा से बेजार नज़र आती थी। जोनिया बाप को बाहर जाता देखकर फ़ौरन पीछे लपकी। पापा, मैं भी साथ जाऊंगी, मुझे भी विंग्स खाना है। वो शान के हाथ में विंग्स की बाकियात देखकर रह नहीं सकी थी। जोनिया की फरमाइश पे मामा के तासुरात में और भी बरहमी उतर आई। वहाँ से नदीदियाँ भूखी उठकर आ गई हैं। मामा की बुड़बुड़ाहट असवद के कानों तक नहीं पहुँची थी। अगर पहुँची भी थी तो जानबूझ के नज़रअंदाज कर चुका था।
ताहम वो सोनिया को साथ लेकर नहीं गया था। रोती चिल्लाती रह गई। मामा क्या हो गया आपको? आयशा भाभी की ज़रा ज़रा सी बात आपको चुभने क्यों लगी है? पहले तो ऐसा नहीं होता था, जाने अब क्या हुआ? मुझे पागलपन का दौरा पड़ा है, दिमाग ख़राब है मेरा। मामा को गुस्सा ही आ गया। अलीना हक्का बक्का रह गई। अब पहले तो ऐसी नहीं थी। ये सब आंटी की कंपनी का असर है। भाभी का यहाँ क्या जिक्र? इन्हीं की वजह से आपका मूड बिगड़ता है। वो आपको मिसगाइड करती हैं और हमारे घर का माहौल ख़राब हो रहा है। वो ख़ुद अपने बेटे और बहू के साथ बहुत अच्छी हैं, जबकि आपको। मामा ने इसे घूर कर देखा था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए भाभी को इल्ज़ाम देते हुए। वो कौन सा गलत कहती है? ये मनहूस जब से आई है हमारे घर से रहमत ही उठ गई। मामा ने एक अलग ही बात छेड़ दी। इसका दिमाग सनसना गया था। मामा कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रही हैं आप? कौन सी रहमत उठ गई यहाँ से? वो गुस्से में भड़क उठी। बस करें आप, बहुत हो गया। आंटी से हमारे घर का सुकून बर्दाश्त नहीं हुआ। अपनी बेटी तो आबाद हो नहीं सकी, दूसरों की भी उजाड़ना चाहती हैं। अलीना के तल्ख लहजे पर मामा का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुँच गया था। बहुत बदतमीज़ हो चुकी हो तुम, शर्म नहीं आती? बड़ों की इज्जत का कुछ तो ख्याल रखा करो। जो मुँह में आता है बोल देती हो, और जो बड़े रोल प्ले कर रहे हैं वो भी नज़र आ रहा है मुझे। अलीना अपना मुँह बंद रखो। मज़ीद ये कि जो आप सोच रही हैं वैसा मुमकिन नहीं और ना होगा। सुना आपने? सो ये पुरस्कार मीटिंग्स करना बंद कर दें। वो उन्हें बहुत कुछ जिता कर उठकर चली गई थी। मामा हक्का बक्का रह गई। यानी अलीना को खबर थी कि वो आइंदा क्या करने का इरादा रखती हैं। आयशा बेदम सी होकर जोनिया को उठाकर अपने कमरे में आ गई थी। इसका दिमाग सनसना रहा था। मामा और अलीना की कुछ ना कुछ गुफ्तगू इसके कानों में भी पड़ चुकी थी। तब से लेकर अब तक आयशा का दिल अजीब से वसवसों की जद में था। यूँ लग रहा था कि कुछ ना कुछ होकर रहेगा। जाने कितना वक्त बीत गया। वो बच्चियों को सुलाते सुलाते बेआवाज़ रोती रही। फिर काफ़ी देर बाद असवद की आवाज़ आई थी। वो मार्केट से आ चुका था। कमरे में आकर इसने तमाम पैकेट्स टेबल पर रखे और आयशा को आवाज़ दी, उठकर चीज़ें देख लो। डाइपर्स, नीमको, कुकीज़, चॉकलेट्स वगैरह सब कुछ आ गया। एकदम इनके सामने मत रख दिया करो। असवद ने सारे शॉपर्स ढेर कर दिए। आयशा बेहिस पड़ी रही, जैसे कुछ सुना ही नहीं। असवद ने खफगी से आयशा की तरफ देखा था। वो मुंह पे बाजू रखे तमाम तासुरात छुपाई पड़ी थी। आयशा, उसकी आवाज़ में नुमाया खफगी थी। सुना तुमने मैंने क्या कहा? सुन लिया है, उठा लूँगी, वो भारी आवाज़ में बोली थी। असवद को चौंक गया। अभी उठो, इसके अंदाज में हुक्म था। आयशा को लामहल्ला उठना ही पड़ा। वो उठी और तमाम पैकेट उठाकर संभाल ले। एक पैकेट में विंग्स भी थे। आयशा को चौंक सी गई तो असवद को रोनिया का रोना और फरमाइश याद रही थी। वो किचन से असवद के लिए चाय बनाकर ले आई। तब तक वो अपनी जगह पर लेट चुका था। आयशा ने इसे चाय दी थी। सोनिया का डायपर बदला, दोनों के मुंह में फीडर लगाए थे। फिर ख़ुद भी अपनी जगह पर लेट गई। इसके लेटते ही असवद इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। तुम्हें क्या हुआ है? भाई का रिश्ता तय करने गई थी, मुँह लटका कर आ गई हो। इसने चाय का कप उठाते हुए इसका पजमर्दा चेहरा देखा था। इसकी आंखें रोई रोई लग रही थी। लड़की वालों ने जवाब दे दिया क्या? असवद ने फिर से गौहर अफशानी की तो आयशा अंदर तक सुलग गई। जवाब क्यों देंगे? मेरे भाई में क्या कमी है? इसने तुनक कर कहा था। तो फिर मुंह क्यों लटकाया हुआ है? उसने चाय पीते हुए पूछा था। आयशा का हलक तक कड़वा हो गया। क्या करना चाहिए मुझे? कम अज़ कम मुँह सुजा के नहीं बैठना चाहिए। जब सब वहाँ आपका पूछेंगे और मैं आपकी मसरूफियात का ढोल पीटूँगी और वही लोग आपको होटलिंग करते देख लेंगे, तो फिर इसके बाद मैं क्या करूँगी? क्या बहुत खुश होंगी मैं? वो जैसे चटक कर बोली थी। असवद को चाय पीते हुए अच्छू लग गया। वो बमुश्किल ख़ुद को संभाल कर सीधा हुआ। किसने ये हवाई उड़ाई है? कुछ देर बाद नाक चढ़ा कर बोला। आयशा ने इसे तीखी नज़रों से घूरा था। उज़ैर ने। ओ अच्छा, इसे तस्लीम करते ही बनी। वो तो अरोमा ने खामखा दिमाग खा लिया था, तभी जाना पड़ा। इसे वहाँ किसी से मिलना था। मैंने बस ड्रॉप किया और अस्पताल चला गया। और अभी जो अलीज़ा के घर मीटिंग्स चल रही थी, इतने इतने घंटे वहाँ बैठने की तुक है। वो मेरी बहन का घर है, वहाँ जाने पे कर्फ्यू है क्या? पहले भी तो बहन का ही घर था। असवद मग एक तरफ रख के पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। तुम कहना क्या चाहती हो जो आप समझना नहीं चाहते, या जानबूझकर अनजान बन रहे हैं? आयशा ने करवट बदल कर जवाब दिया था। असवद के सर पे जा लगी थी। इसने आयशा का बाजू अपनी तरफ दबोच कर खींचा। मेरी बात सुनो, ये क्या पहेलियाँ शुरू कर रखी हैं? इस गुफ्तगू का मकसद क्या है? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। क्या मेरे भाई के लिए आप आधा घंटा नहीं निकाल सकते थे? अरोमा के लिए इतना लंबा राउंड लिया, एक अलग रोड से घंटा भर ड्राइव करके वापस अस्पताल पहुँचे, और हमारे लिए आपके पास 10 मिनट भी नहीं थे? वो कुछ देर तक इसे देखता रहा, फिर गहरा सांस खींच कर बोला, उज़ैर का रिश्ता ही हुआ है ना, शादी थोड़ी हो गई।
जिसमें शिरकत से मैं महरूम रह गया और या इसका वलीमा मिस कर दिया। उसने बेसाख्ता करवट इसकी तरफ बदली। अस्वद, दुख और कर्ब किया था मैं डूब कर उभरी थी। आप आखिर चाहते क्या हैं? आयशा रो देने को थी, आंखों में पानी भर गया, वो लब भींच कर खामोश हो गई थी। अस्वद ने चौंक कर इसकी भरी आंखों में देखा, फिर गहरा सांस भर कर रह गया। बहुत देर बाद तुमने पहली मर्तबा अक्लमंदाना सवाल किया है, आखिर मैं क्या चाहता हूँ? इसने थोड़ी देर सोचने की अदाकारी की, फिर ज़रा करीब खिसकते हुए मुस्कुरा कर बोला, यह कोई पूछने की बात है कि मैं क्या चाहता हूँ? वो कुछ शरीर हुआ था। अच्छी बीवियाँ खुद ही अंदाज़ा लगा लेती हैं शौहरों की ख्वाहिशों और नेक तमन्नाओं का। इसका मूड बदल चुका था। ग्लास विंडो के पार सब्ज़ा ही सब्ज़ा बिखरा हुआ था। वो कब से वहाँ खड़ी थी। रोज़ीना ने अंदर आकर इसकी महवियत को तोड़ा था। उठ गई मेरी जान। उन्होंने ग्रीन टी का कप टेबल पर रखा और बेटी के करीब आ गई। उसने गर्दन मोड़कर माँ की तरफ देखा और बेसाख्ता मुस्कुरा दी। अब रूटीन सेट करूँगी मम्मी, कल से ऑफिस ज्वाइन करना है। हाँ, ये तो अच्छा है। बेसाख्ता खुश हुई। इंसान को कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। फारिग बैठने से क्या हासिल, सलाहियतों को जंग लग जाता है। और आपको पता है मैं फारिग बैठने वाली नहीं। अरोमा ने चाय का कप उठा लिया था। अच्छा, अब यहाँ आकर मेरी बात सुनो। रोज़ीना बेपनाह संजीदा हो गई थी। अरोमा भी कुछ ठटकी। वो समझ गई थी माँ ने किसके बारे में क्या बात करनी है, इसलिए उनके करीब ही आकर बैठ गई। जी मम्मी। इसने ताबेदारी का मुजाहरा किया। रोज़ीना कुछ देर सोचती रही, फिर अरोमा से पूछा, तुम्हारी अस्वद से बात हुई? किस मौजू पे? कुछ हैरान होते हुए इस्तफसार किया। रोज़ीना ने इसे खफगी से देखा तो निगाह चुरा गई। नहीं तो तुम्हें करनी तो चाहिए थी। कैसे कर लेती? जैसे करते हैं। उन्होंने चिढ़कर जितलाया था। अरोमा कुछ झुंझला सी गई। इतना आसान नहीं है। तो मुश्किल क्या है? इन्हें गुस्सा आ गया था। अब वो पहली वाली बात नहीं रही मम्मी, बहुत कुछ बदल गया है। कुछ भी नहीं बदला, वही अस्वद है, वही सब लोग हैं, बस तुम खुद में चेंज लाओ। अस्वद को खुद से करीब करो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी, अस्वद तो नहीं बदला, इसका बिहेवियर तसल्ली बख्श है, मगर इसकी बीवी और बच्चियाँ, ये भी तो हकीकत है। वो हमारा मसला तो नहीं, रोज़ीना ने लापरवाही से कहा था। राफिया तो समझो तैयार है, और देखना वो अस्वद को कायल कर लेगी। वो मान जाएगा। उसके लहजे में आस सी थी। क्यों नहीं, तुम फिक्र मत करो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो बहुत पुरुम्मीद थी। फिर इसे समझाते हुए बोली, तुम भी कुछ कोशिश करो, कोशिश से नामुमकिन भी मुमकिन में बदल जाता है। बेटी के डौलते मुस्तकबिल के लिए वो बहुत परेशान थी। राफिया को तो उन्होंने कायल कर ही लिया था। अब अस्वद को काबू में करना ज़रूरी था। अस्वद मुझसे खफा नहीं, मैं तो हैरान हूँ। इसका अंदाज़ा ज़रा भी नहीं था मुझे। सब कुछ भुला चुका है वो, और ये अस्वद की आला ज़रफ़ी के सिवा कुछ भी नहीं। तुम क्यों गिल्टी फील करती हो? अगर इन लोगों के दिल मोम हैं या वो पुरानी बातें भूल चुके हैं तो इसमें भी उनका मतलब और गर्ज़ पोशीदा है। अब देखो ना, आयशा माँ नहीं बन सकती। ये बहुत बड़ा रिस्क होगा इसकी जान के लिए, और राफिया कभी भी नहीं चाहेगी कि अस्वद के यहाँ बेटा ना हो। इसने अस्वद की दूसरी शादी हर सूरत करवानी है, तो फिर बेहतर नहीं कि वो कहीं और से लड़की ना लाए। उनके लहजे में दबा दबा जोश था। उन्होंने अपने तय सब कुछ तय कर रखा था। और आयशा, बच्चियाँ, ये हमारा दर्द सर नहीं, राफिया का हेडेक है, वो जाने, और इसका मसला। मम्मा, ये सिर्फ उनका हेडेक नहीं है। तुम बस चुप करो, कुछ ना सोचो। अच्छा, फिर आंटी ने आपसे बात की थी? की तो है, मैं खुलकर मज़ीद बात कर दूंगी, और कितना इंतज़ार करें। अब ऊँट किसी करवट तो बैठना चाहिए। मैं इस मामले को ज़्यादा नहीं लटका सकती। वो बोलती उठकर बाहर निकल गई थी, जबकि अरोमा अभी तक विंडो के पास देख रही थी। अस्वद जो पोर्च की तरफ बढ़ रहा था, और आयशा जो दरवाजे में खड़ी थी और इसे हाथ हिलाकर खुदा हाफिज़ कह रही थी। एक भरपूर और मुकम्मल मंजर था जिसमें अरोमा की क्या गुंजाइश थी। 3 साल पुराना एक ऐसा ही मंजर इसकी निगाहों में उतर रहा था। अस्वद इन दिनों कैप्टन था और सुबह सुबह सियालकोट के लिए निकल रहा था। इन दिनों इसकी सियालकोट में पोस्टिंग थी। अरोमा को यूं नहीं जाने की जल्दी थी। इसके सियालकोट जाने से पहले अस्वद अलीज़ा, अलीना और अरोमा को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करता था। अब अलीना और अलीज़ा को वैन पिक करती थी, जबकि अरोमा अपनी गाड़ी में जाती थी। उस दिन गाड़ी ख़राब थी, सो अस्वद इसे यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहा था। रास्ते में उसने अस्वद से कहा, अस्वद, तुम तो सारी उम्र खाना बदोशों की तरह कभी एक स्टेशन तो कभी दूसरे स्टेशन पे घूमोगे। मेरे इतने ऊंचे ख्वाबों का क्या होगा? वो खासी रूहान सी हो रही थी। रात ही मम्मी ने इसे बताया था। राफिया आंटी शादी की डेट फिक्स करना चाह रही थी। रोमा का ये एमफिल का आखिरी साल था। आगे इसकी लंबी प्लानिंग थी। उसने पीएचडी करना थी, जॉब करना थी। इसके बड़े लंबे चौड़े ख्वाबों का सिलसिला था। अस्वद ने इसकी सारी बात आराम से सुनी थी। तो करती रहना, मैं रोकूंगा तो नहीं। इसने लापरवाह अंदाज में जवाब दिया था।
हाँ करती रहना। और वो मेरी हाई स्टडीज़, इसका क्या बनेगा? मेरा स्कॉलरशिप, वो रो देने को थी। मैंने इतनी मेहनत इसलिए नहीं की थी कि शादी करके तुम्हारे बच्चे पैदा करना शुरू कर दूँ। इसने बड़े दुख भरे लहजे में दुहाई दी थी। अच्छा भला संजीदा होता अस्वद बेख्तियार हंस पड़ा था। तो ना करना, मुझे बच्चे वैसे भी पसंद नहीं। ये सब कहने की बातें हैं। अपनी मामा का नहीं पता तुम्हें? वो रात दिन ख्वाबों में भी अपना पोता खिलाती हैं। इन्हें तुम्हारे बच्चों का जुनून है। तुम इनके इकलौते बेटे हो। वाकई रोमा ठीक कह रही थी। तुम ऐसा करना, मामा की ज़रा सी ख्वाहिश पूरी कर देना। एक बेटा पैदा करने में क्या कबाहत है? मामा खुद इसे संभाल लेंगी, तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने देंगी। असवद ने मसले का हल पेश किया था जो रोमा को बिल्कुल भी नहीं भाया। और मेरे स्कॉलरशिप की मुद्दत गुजर जाएगी, मैं रिस्क नहीं ले सकती, उसने ज़िद्दी लहजे में कहा था। तब असवद ने हथियार फेंक दिए। फिर बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? तो मुझे इस मसले से निकाल लो, ज़िद्दी लहजे में बोल रही थी। असवद इसे देखने लगा। कैसे भला? राफिया आंटी से बात करो, वो इसे रास्ता दिखा रही थी। क्या बात करूँ? यही कि शादी को डिले कर दें। कितने अरसे तक? वो कुछ सोचने लगा, फिर अरोमा की तरफ देखने लगा। आंखें मीचे जल्दी से बोली थी, 3 साल के लिए। ये तो बहुत ज़्यादा है, मामा इतना इंतज़ार नहीं करेंगी। प्लीज़ असवद, मेरी खातिर। मिन्नतों पर उतर आई थी। ये कैसे मुमकिन है? हन्नान और अलीज़ा के साथ हमारी शादी भी होगी, ये तो डन था। तब मेरा हाई स्टडीज़ का मूड नहीं था। वो उंगलियां चटखाने लगी थी। क्या बात है जनाब के मूड की? उसका मूड ऑफ हो गया था। एक बात याद रखना अरोमा, मामा बिल्कुल भी नहीं मानेंगे और मैं मामा को मजबूर नहीं कर सकता। इसने 2 टोक लफ्ज़ों में अरोमा को समझा दिया था और अरोमा इसके वाज़ेह कदम पीछे हटाने में लम्हा भर के लिए भौचक्की रह गई। फिर वो इसकी बात समझने लगी और बाद में इसने बहुत तुनक कर जवाब दिया था। अगर तुम मजबूर नहीं कर सकते तो मैं भी अपने ख्वाबों को जला नहीं सकती। इसके लहजे में खुदसरी थी। तो फिर जो तुम चाहो करो। असवद ने बात ही ख़त्म कर दी थी और अरोमा को इसके रवैये से धचका पहुंचा था। क्या असवद इतनी आसानी से दस्तबरदार हो सकता था? अरोमा को छोड़ सकता था? असवद तुम नाराज़ हो? एक सुबह अरोमा की कॉल आ गई। बहुत उलझी उलझी लग रही थी और ख़ुद को 2 कश्तियों का सवार समझ रही थी। असवद भी घर नहीं आ रहा था, वो सख्त परेशान थी। फिर इसने एक सुबह उसे कॉल कर ही ली। मैं तुमसे क्यों नाराज़ होऊंगा? उसने उल्टा इससे इस्तफसार किया। मेरे इनकार की वजह से। तुम क्यों गिल्टी फील कर रही हो? क्यों परेशान हो? ऐसा कुछ भी नहीं, ये तुम्हारा हक था जो तुमने इस्तेमाल किया। मैं क्यों खफा हूँगा तुमसे? फिर भी तुमने इतने दिन से कॉल भी नहीं की, मैसेज भी नहीं किया। इसने बेसाख्ता शिकवा किया था। मैं मसरूफ़ था इसलिए बात नहीं कर सका। और एक बात समझ लो रोमा, शादी हो ना हो ये एक अलग मसला है। हम हमेशा कज़न और दोस्त रहेंगे, तुम ये बात कभी मत भूलना। इसने बहुत अपनाइयत से कहा था। वो एकदम खुश हो गई। दिल में जो कांटा चुभ रहा था वो निकल गया था। असवद इससे नाराज़ नहीं था, यही बात इसके लिए काफ़ी थी। शादी क्यों नहीं होगी? तुमने बात क्यों की? उसे अचानक ख्याल आया। बस ऐसे ही कर दी, अब काम करने दोगी? हरगिज़ नहीं, वो दुलार से बोली थी। लेकिन असवद किसी और ही मूड में था। इसने फ़ोन बंद कर दिया और अरोमा को दूसरा धचका तब लगा था। असवद ने ऐसा क्यों किया? इसने फ़ोन क्यों बंद कर दिया? वो शदीद गम और गुस्से में मुब्तला हो गई थी। फिर ये गुस्सा तब बढ़ा जब असवद छुट्टी पे घर आया मगर इससे मिला तक नहीं। पहले कभी ऐसा हुआ था? वो तो आते के साथ ही अरोमा के पास चला आता था। तो फिर एक बात तय थी, इनके दरमियान दूरियां आ रही थीं। इन दिनों घर में अलीज़ा और हन्नान की शादी का माहौल गर्म था। राफिया आंटी तो दोनों की शादी की तैयारियां कर रही थी। इन्हें असवद और अलीज़ा दोनों की शादी एक साथ करनी थी, जबकि अरोमा इसके लिए तैयार नहीं थी। असवद अरोमा से मिलने बात करने से गुरेज़ां था और अरोमा एम्बेसी के चक्करों में थी। घर में शादी का हंगामा बरपा था। फिर एक दिन अरोमा को असवद अकेले में मिल ही गया। वो इससे कतरा कर गुजर कर जा रहा था मगर अरोमा ने इसे ज़बरदस्ती रोक लिया। असवद ये सब क्या है? तुम आंटी को रोकते क्यों नहीं? शदीद परेशानी के आलम में चिल्ला उठी थी। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था मैं इन्हें रोक नहीं सकता। वो बला का संजीदा हुआ। मगर मैं शादी नहीं कर सकती। तो ना करो, उसने बेजारी से कहा। ये हंगामा फिर क्यों है? वो तलखी से गोया हुई थी। कम अज़ कम तुम्हारे लिए नहीं है। हम अलीज़ा की शादी तो नहीं रोकेंगे ना? उसने भी तड़क कर जवाब दिया था। मगर आंटी तो कुछ और ही कह रही थी। तो इनको कहने दो, मैं तुम्हारी रुखसती नहीं कराऊंगा, बस तुम खुश रहो। बरहम अंदाज में बोला था। रोमा बेसाख्ता खुश हो गई थी। क्या वाकई? जब तुम रजामंद ही नहीं तो मैं क्या पागल हूँ जो ज़बरदस्ती करूँ? इसने बिगड़ कर कहा था। रोमा इसे देखने लगी थी। वो वाकई ही नाखुश था। सिर्फ 3 साल की तो बात है। वो इसे बहलाना चाहती थी लेकिन मुकाबिल भी असवद था। और 3 साल किसने देखे? उसका लहजा गहरा, काटदार और तंजिया था। वो पहली मरतबा ठिठक गई। असवद के लहजे में कुछ तो ऐसा था जिसने उसे ठिठका दिया था। मतलब बहुत वाज़ेह है रोमा, मामा मेरी शादी अभी के अभी करना चाहती हैं और तुम मान नहीं रही।
उन्होंने कुछ तो फैसला करना ही है। तो तुम कहीं और शादी कर लोगे और हमारा निकाह? अरोमा के हवास जवाब देने लगे। ये बात तुम्हारे सोचने की है, तुम अच्छी तरह फैसला कर लो। तुम्हें अपना कैरियर बनाना है, ये रिश्ता बरकरार रखना है। असवद ने बहुत संजीदगी के आलम में इसे बता दिया था और अरोमा फटी फटी निगाहों से इसे देख रही थी। क्या असवद ये सब कर सकता था? क्या असवद ऐसा कर सकता था भला? वो हर बात में असवद को ही कसूरवार समझ रही थी। इसने अपने अमल और ज़िद के बारे में सोचा ही नहीं था कि इसका अमल कहाँ तक दुरुस्त था। फिर दिन पर दिन गुजरने लगे थे और एक दिन अलीज़ा हन्नान की मेहंदी वाली रात भी आंगन में उतर आई थी। असवद की शादी कैंसिल हो गई थी, जिसका असवद की मामा को इतना कलक था कि वो बीमार पड़ गईं। बेटी की शादी में भी भरपूर तरीके से शिरकत नहीं कर रही थी। उनका दिल फीका पड़ चुका था। इधर अरोमा का झटपट वीज़ा लगा और वो अपने ग्रुप के 14 अफराद के साथ बैरून मुल्क चली गई। इसने इकलौते भाई की शादी अटेंड करना भी ज़रूरी ख्याल नहीं किया था। हन्नान को इस बात का बहुत दुख था। वो अपनी माँ से उलझ पड़ा। आपकी ढील ने इसे इतना खुदसर बना दिया कि वो बाहर के मुल्क चली गई। इसकी मजाल थी यूँ शादी की तैयारियों को ठोकर मार के चली जाती। वो शदीद गुस्से में था। इसे असवद के ऑकवर्ड पोजीशन का भी एहसास था और चची की ख़राबी तबीयत भी नदामत में मुब्तला कर रही थी। अब वो अपना कैरियर दाव पर लगा देती, कभी कभार तो किस्मत साथ देती है, अपना स्कॉलरशिप छोड़ देती इस फजूल से झंझट के लिए। रोज़ीना ने बहुत तप कर अपने बेटे के गुस्से को कम करना चाहा था। जितनी तालीम लड़की के लिए ज़रूरी होती है इतनी वो हासिल कर चुकी है। अब मज़ीद क्या ज़रूरत थी बाहर जाने की? तो कौन सी क़यामत आ गई? असवद 3 साल इंतज़ार नहीं कर सकता? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। और हर बार आपकी ख्वाहिश पूरी हो ये ज़रूरी भी नहीं। ना ही राफिया आंटी 3 साल तक इंतज़ार करेंगी। आपको पता नहीं वो असवद की शादी, इसके आने वाले बच्चों के लिए कैसे अतावली हो रही हैं। हन्नान ने उनकी आंखें खोल ली थी। तब रोज़ीना भी सोच में पड़ गई, लेकिन इन्हें अपनी अकल पर बड़ा नाज था। इन्हें खबर थी वो राफिया को चिकनी चुपड़ी बातों में लगाए रखेंगी, मगर ऐसा हो नहीं सका था। असवद ने माँ की बेदिली महसूस की तो आराम से मशवरा दे डाला। गम क्यों खाती हैं मामा? आपको मेरे सर पे सेहरा सजाना है, शौक़ से ही काम करें। राफिया जो वाकई बड़ी परेशान चुप चुप थी, अचानक ठिठक गई। बहुत दिनों से उनकी यही कैफियत थी। उन्होंने तो शादी की पूरी तैयारी कर रखी थी। जेवरात तैयार थे, लहंगा बन के आ चुका था, मुकम्मल बरी बना चुकी थी। जब रोज़ीना ने आकर इन्हें शदीद धचका पहुंचाया। राफिया अरोमा का वीज़ा लग के आ गया। रोज़ीना खुशी से खिली पड़ रही थी और अपनी खुशी में उन्होंने राफिया के रंग बदलते चेहरे को देखा तक नहीं था। वो जो जेवरात के डब्बे तरतीब से लॉकर में रख रही थी, लम्हा भर के लिए बहुत चक्का रह गई। क्यों? उन्होंने इंतहाई तफक्कुर से भौंडे अंदाज में पूछा था। उनकी रंगत फ़क हो रही थी। रोज़ीना उनके क्यों पे बदमज़ा हो गई। अरे बरसों का ख्वाब था मेरी बच्ची का, अल्लाह का शुक्र है कि पूरा हो गया। ख़ानदान की पहली बच्ची है जो जाएगी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मेरी बेटी ने तुम सबका नाम ऊंचा कर दिया, चमक कर बोली। और शादी का क्या होगा? मैं तो अलीज़ा के शादी निपटाने का सोच रही थी। क्या अहमक हुई हो राफिया, कब से तो राग लाप रही हूँ, फिर पूछती हो शादी का क्या होगा। भाई कर देते हैं, रोमा की वापसी पे होगी शादी, बस मैंने तय कर दिया। तब तक असवद का रैंक भी और बढ़ जाएगा, तनख्वाह भी ज़्यादा हो जाएगी। अब देखो ना, 60-62 हज़ार में गुजारा करना तो बहुत मुश्किल है। उन्होंने बड़े तरीके से बात घुमाई थी। हन्नान की भी तो यही तनख्वाह है, मेरी बेटी भी तो गुजारा करेगी ना इस तनख्वाह में। राफिया को जिठानी की बात हद से ज़्यादा बुरी लगी थी। अब के रोज़ीना कुछ गड़बड़ाई थी। यही तो तुम्हें समझा रही हूँ। अरोमा पढ़ कर आएगी बाहर से तो जॉब भी मनपसंद मिलेगी, तनख्वाह भी पुरकशिश होगी, मियाँ बीवी दोनों कमाएंगे तो तुम्हारा ही फ़ायदा है ना। उन्होंने मीठे लहजे में राफिया को याद दिलाना चाहा, मगर वो इनके मीठे लहजे में नहीं आई। असवद को नौकरी करने वाली लेडीज़ पसंद नहीं भाभी, आप जानती तो हैं। अरोमा को कुछ नहीं कहेगा, बखुशी उसे एयरपोर्ट तक खुद छोड़ कर आएगा, तुम देख लेना। फिर अब भी कहाँ नाराज़ है वो। असवद तो रोज़ाना आता है हमारी तरफ के 1-1 घंटे पहले की तरह गपशप करते हैं। रोज़ीना ने इत्मीनान से कहा। राफिया का सारा इत्मीनान भग से उड़ गया। उनका दिल बुरा हो चुका था। अंदर से अरमान बिखर बिखर कर रेज़ा रेज़ा हो रहे थे। सारी खुशी मलिया मेट कर दी माँ बेटी ने। तब राफिया का इन माँ बेटी से दिल बुरी तरह दुखा था। फिर रोज़ीना ने जैसा चाहा वैसा ही हुआ। असवद खुद अरोमा को एयरपोर्ट छोड़ कर आया था और जाने से पहले इसे ढेर सारी शॉपिंग भी करवाई थी और पुरतकल्लुफ़ सा डिनर भी। अलीज़ा अरोमा की खातिरदारियों पे अंदर ही अंदर कबीदा खातिर हो रही थी। भाई पे शदीद गुस्सा था, लेकिन इसे कुछ कह भी नहीं सकती थी। यही हाल अलीना का भी था। अरोमा को तो कोई परवाह ही नहीं थी। वह आराम से बाहर जाकर अपनी पढ़ाई में गुम हो चुकी थी, लेकिन असल परेशानी तो मामा की तवील होती बीमारी की वजह से
उन्होंने असवद की शादी के मामले को कुछ ज़्यादा ही दिल पे ले लिया। उनकी हालत को देखकर असवद ने अज़राह मजाक मामा को अपनी शादी का मशवरा दे डाला, जो अलीना को इतना भाया कि वो मामा के सर हो गई। आप भाई के लिए लड़की ढूंढें, ज़रा आंटी और उनकी लाडली को ही पता चले कि दुनिया एक अरोमा पे ख़त्म नहीं होती। वो कुछ ज़्यादा ही उनसे कबीदा खातिर लग रही थी। राफिया उसकी फरमाइश पर हक्का बक्का रह गई। पागल हो गई हो, ऐसा कैसे मुमकिन है? उन्होंने खफगी से बेटी को घुरका था, लेकिन वो गुस्से में भड़क उठी। क्यों मुमकिन नहीं? उनके लिए सब कुछ मुमकिन है, हमारे लिए कुछ भी मुमकिन नहीं। दिमाग ख़राब है तुम्हारा। मंगनी नहीं, निकाह हुआ है, और निकाह तोड़ना आसान नहीं होता। हद है भाई बेअक्ली की। उन्होंने इसे बुरी तरह से झाड़ा था, वो भी इस सूरत में जबकि तुम्हारी बहन इसके भाई से ब्याही हुई है। अलीज़ा की ज़िंदगी भी इस रिश्ते की वजह से कोई बुरा असर पड़े, ये मैं गवारा नहीं कर सकती। अलीज़ा की ज़िंदगी को कुछ नहीं होता। ना हन्नान भाई की अकल घास चरने गई है, वो सब कुछ देख रहे हैं अपनी आँखों से, और हम बिला वजह अपने भाई की शादी को टाल नहीं सकते। अलीना बज़िद थी और अलीज़ा खामोश। असवद इस मामले से कतन अलग था। एक हद तक तो ये मामला ऐसे ही लटकता रहा था। अलीना अपनी माँ के पीछे पड़ी रही। आप कोई लड़की तो देखें, हाथ पे हाथ रख के बैठी हैं। यह अरोमा साहिबा का इंतज़ार करना आप छोड़ दें। इन्हें बाहर की हवा लग चुकी है। अलीना इन्हें मुसलसल जोश दिलाती थी और राफिया का ब्लड प्रेशर बढ़ाती थी। जिन लड़कियों को बाहर की हवा लग जाए वो फिर दोबारा वापस नहीं आती। मामा, आपको स्टैंड लेना चाहिए। फजूल में भाई की शादी को लटका रखा है। वैसे भी अरोमा हमारे घर के लिए कतन नामौजू है। अलीना ने बब्बांग दहल ऐलान कर दिया। वो किसी भी सूरत अरोमा को अपनी भाभी बनाने के हक़ में ही नहीं थी। अलीज़ा खुलकर अपनी नापसंदीदगी का इजहार नहीं कर सकती थी, ताहम वो अलीना की तायद भी नहीं करती थी। तुम मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बनाकर ही छोड़ोगी। अलीज़ा को बहुत ही गुस्सा आया था। तुम्हारी ज़िंदगी कैसे जहन्नुम बनेगी? अलीना ने हैरत से पूछा। क्या ख्याल है, अरोमा के साथ ऐसा वैसा कुछ करके तो मेरी ज़िंदगी में खुशियों की उम्मीद रख सकती हो? वो गुर्राई थी। अलीना को भी गुस्सा आ गया। तो ये लोग हमें ब्लैकमेल करेंगे। उनकी बेटी 10 साल तक नहीं आएगी तो हमारा भाई शादी नहीं करेगा? उसने चुपते लहजे में जितलाया था। माफ़ करना, हमारा इकलौता भाई है, इसे रिवायती रिश्तों की भेंट ना चढ़ाओ। और अगर तुम्हारा भाई खुद ही शादी ना करना चाहे तब तुम्हारे भड़कते अरमान कहाँ जाएंगे? लम्हा भर के लिए अलीना चुप सी हो गई। अलीज़ा की बात में वज़न था। अगर असवद ही ना मानता, वो इनकार कर देता तो? ये सोचने का पहलू था, लेकिन अलीना हार मानना नहीं चाहती थी। वो क्यों नहीं मानेगा? मामा बात करेंगी। क्यों मामा? इसने खामोश बैठी मामा को भी उकसाया था। वो किसी गहरी सोच में थी, एकदम चौंक गई। वाकई अलीना ठीक कह रही थी। अगर अरोमा 3 साल बाद भी नहीं तो फ़र्ज़ करें उसे वहीं जॉब मिल जाती है, और यकीनन मिल भी जाएगी। फिर वो अपनी आला जॉब को छोड़कर कभी वापस आना नहीं चाहेगी। भाई यहाँ अपनी जॉब में मुतमईन है, वो कभी बाहर नहीं जाएगा। तब भी तो ये रिश्ता बनने वाला नहीं, फिर अभी क्यों नहीं? इस बात पर मामा और अलीज़ा ने पहलू बदल कर परेशानी छुपाने की कोशिश की थी। मैं कहती हूँ कि आप आंटी से 2 टोक बात करें। अलीना ने इन्हें मज़ीद तहरीक दी थी। इतनी जल्दी ऐसा मुमकिन नहीं। मामा कदरे परेशान नजर आए। नहीं मामा, अलीज़ा ने भी इन्हें रोका। फ़िलहाल आप कुछ मत करें, मैं पहले हन्नान से बात करती हूँ। वो परेशानी के आलम में उठकर चली गई। मामा अलग सोचों में मगन थी। मामा अभी तक अरोमा के गम से नहीं निकली थी, और इन्हें जहनी दबाव का शिकार देखकर असवद 2-3 मरतबा अपनी शादी कर देने का मशवरा दे चुका था। तो अरोमा कहाँ जाएगी? मामा ने चमक कर गुस्से से पूछा। इससे दूसरी शादी कर लूँगा। उसने बड़ा आसान हल बताया था। अलीना हंसने लगी थी। मामा ने इसे घूरा, और अलीज़ा कुछ मुतफक्कर नज़र आई थी। वो खासी उलझी थी और अपनी उलझन की वजह भी नहीं बताती थी। असवद, मजाक मत करो। मामा ने जैसे तंबीह की। मैं संजीदा हूँ। वाकई संजीदा नज़र आ रहा था। फिर अरोमा की कॉल आई तो वो उठकर चला गया। उनकी अब भी बाकायदगी से बात होती थी, एक दूसरे से मैसेज पे भी रब्ता था। और अभी वो सब लाउंज में ही बैठे थे जब अरोमा से 1.5 घंटा बात करने के बाद असवद ने इन सब के सरों पे धमाका किया था, आप सबकी टेंशन रिलीज़ करते हुए। अरोमा साहिबा ने मामा के जज्बात की दिली कदर करने के बाद वो फ़ैसला कर लिया कि मैं आज़ादी के साथ अपने लिए कुछ फ़ैसला कर सकूं। मामा की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखूं और अरोमा साहिबा को फ़ारिग कर दूं। इसने इतने ड्रामाई अंदाज में बताया जैसे कोई ख़बर नशर कर रहा हो। मामा, अलीना और अलीज़ा तो हक्का बक्का रह गई। उनके रंग फ़क हो गए। इन्हें जैसे यकीन ही नहीं आया था। ये कैसे हो सकता है? ये किस तरह हो सकता है? अलीना और अलीज़ा एक दूसरे को देख कर रह गई थी। असवद ने नहायत इत्मीनान से हाथ झाड़े थे। वो अरोमा है, किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है। वैसे इसने बंदूक मेरे ही कंधों पर रखने की कोशिश की थी, मामा की खातिर, मामा की वजह से, मामा के लिए। यानी वो मामा की ख्वाहिश को मद्देनज़र रख के तलाक़ का मुतालबा कर रही है।
अरोमा हवासों में थी। इसका दिमाग ख़राब है क्या? मामा ने बहुत देर बाद संभल कर भड़कते हुए पूछा था। वो बकायमी होशो हवास मुतालबा कर रही थी बकौल इसके क्या आदर्श बहुत बुलंद हैं। इसके करियर का आगाज़ है और वो इस मामले को तूल देकर आंटी राफिया की जज्बात का खून नहीं कर सकती। असवद अरोमा की गुफ्तगू को दोहरा रहा था। मामा को बेतरह गुस्सा आया। मैं अभी के अभी भाभी से बात करती हूँ। ये कोई खेल तमाशा था? रिश्ता जोड़ा और रिश्ता तोड़ लिया। मामा किसी भी तौर अरोमा को माफ़ करने पर तैयार नहीं थी। उनका आंटी से लड़ने का पक्का मूड था और वो मारे जज्बात के उठकर चली भी जाती, मगर असवद ने इन्हें रोक दिया था। दफ़ा करें मामा, आप अरोमा को जानती नहीं, वो ऐसी है, बदलेगी नहीं। आप इस मामले को दफ़ा करें और आंटी से बात करने की ज़रूरत नहीं। असवद ने नरमी से इन्हें समझाया था। क्यों ज़रूरत नहीं? कल को हमें फिर इल्ज़ाम देंगे। कोई हमें इल्ज़ाम नहीं देगा। मैं इस मामले को खुश असलूबी से ख़त्म करना चाहता हूँ। मामा, हमारी दोहरी रिश्तेदारी है, हमें हालात को ख़राब नहीं करना। वैसे भी अरोमा अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर चुकी है। हन्नान को भी शदीद गुस्सा आ रहा है और वो अभी हमारी तरफ ही आ रहा था, मगर मैंने इसे रोक दिया। आंटी से दो टोक बात करके मैं कागजी कार्रवाई मुकम्मल करवा दूंगा, आप बस दिल पे मत लें। वो मामा को ठंडा करते हुए अपनी जगह से उठ गया और शर्मिंदा से अलीज़ा भी बाहर निकल गई। आंटी को बताने की नौबत ही नहीं आई, बल्कि वो खुद ही शर्मिंदा सी चली आई थी। राफिया, मुझे माफ़ करना, और अरोमा को भी मेरी बेटी ने दिल पे पत्थर रख के ये फ़ैसला कर लिया, वरना असवद से दस्तबरदार होना आसान नहीं था। वो रोती हुई आवाज़ में कह रही थी। उनकी आंखें नम थीं और चेहरे पे हकीकी दुख नज़र आ रहा था, जिसका ये मतलब था कि अरोमा का फ़ैसला उनके लिए भी बाइस तकलीफ़ था। मामा ने तनफ़ुर से मुंह फेर लिया। रिश्ते मजाक तो नहीं होते। पहले वो मेरे अरमान झटक कर बाहर चली गई और अब नया तमाशा शुरू कर दिया। पहली मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे बिल्कुल मत छेड़ें। राफिया, गुस्सा जाने दो, बच्चे हैं, ख़ुद मुख्तार भी और तालीम याफ्ता भी, हमारी पुरानी कदरों को नहीं समझते। फिर अरोमा भी गलत नहीं कहती। कुछ देर बाद आंटी ने बेटी की हिमायत का बेड़ा उठा लिया। वो अगर मज़ीद 4 साल ना आई तो उस वक्त कब तक चुप रहेगा? इसने तो तुम्हारा भला सोचा है। वो तुम्हारे ख्वाबों को जानती थी। वो तुम्हें तकलीफ़ देने का सोच भी नहीं सकती। रोज़ीना आंटी ने लगे हाथों मामा का दिल साफ़ करने की कोशिश की। तब पास बैठी अलीना चुप नहीं रह सकी। पता नहीं अरोमा ने किसका फ़ायदा सोचा और किसका नुकसान। इसके अंदर भी तलखी भरी थी। खामखा 1 साल ज़ाया किया। मामा ने इसे आंखों ही आंखों में रोकना चाहा, जबकि आंटी ने बुरा समूह बना लिया। अब भी वक्त नहीं गुजरा। असवद की बारात सजा लो। इंशाअल्लाह ज़रूर सजाएंगे, हमारा एक ही भाई है। अलीना ने तुरंत जवाब दिया था। वो अपना समूह लेकर रह गई। मेरी बेटी की किस्मत ही ख़राब थी। अब उन्होंने चहकों पहकों रोना शुरू कर दिया। अलीना इस ड्रामे से बेजार नज़र आ रही थी और मामा नाला दिखाई देती थी। हमने तो ख़राब नहीं की, बस जी नसीब में ही स्याही थी। आंटी की दुहाई पे असवद अंदर आता ना चाहते हुए मुस्कुराहट जब्त करते हुए बोला, तो स्याही का ब्रश किसने फेरा था? असवद के सवाल पे आप दीदा होती आंटी संभल गईं। कोई जवाब ना सोचा तो बेसाख्ता बोल उठी, मेरा तो भाई दिल ही उचाट हो गया। उन्होंने आह भरते हुए जितलाया था। क्या दुनिया से? अलीना ने बड़ी मासूमियत के साथ पूछा था। तब असवद ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। नहीं, पाकिस्तान से। असवद की मुदाखलत पे जहाँ आंटी का रंग उड़ा था, वहीं अलीज़ा और अलीना चौंक गई थी, और चौंकी तो मामा भी थी। क्या मतलब? सबके चेहरों पे हैरत भरा सवाल दर्ज था। असवद ने एक नज़र आंटी को देखा, जिन्हें उठने का फ़िलहाल कोई बहाना भी नहीं मिल रहा था। मतलब ये कि आंटी अरोमा के पास विज़िट वीज़े पर जा रही हैं। असवद के इंकशाफ पे मामा बुरी तरह से हैरान हुई थी और अलीना हैरान ही रह गई। अलीज़ा अलबत्ता बड़ी परेशान हुई थी, यानी उसे कुछ ना कुछ खबर थी। क्या वाकई आंटी? मेरे लिए तो अच्छे से स्वेटर लाइएगा। अलीना ने निचला लब दबाकर शरारत से इन्हें छेड़ा था। और मेरे लिए परफ्यूम, अगर हो सके तो मेरे होने वाली बीवी के लिए आईफोन, जापानी मोज़े, अमरीकी कार्डिगन, चीनी ग्लासेस, शूज़ और कोट। असवद की फरमाइश लिस्ट लंबी होते देखकर अलीना ने दहल कर हाँक लगाई थी। बस करो भाई, आंटी कहीं जाने का प्रोग्राम ही ना तर्क कर दें। आंटी तो मर के भी ये तर्क नहीं करेंगी। असवद की बुड़बुड़ाहट सिर्फ अलीना तक महदूद थी। वो हंसी रोकने की कोशिश में लग गई। भाभी, आप वाकई जा रही हैं? मामा ने इंतहाई मुतफक्कर अंदाज में इस्तफसार किया था। अलीना का दिल चाहा मामा की इस बेयकीनी पे अपना ही सर पीट ले। आंटी की सीट भी कन्फर्म हो चुकी मामा, अब तो आपके पास आखिरी दावत खाएंगी, फिर हम इन्हें जहाज़ पे चढ़ाएंगे। असवद ने इन्हें मज़ीद बताया। वो कुछ शर्मिंदा सी हो गई। बस वो अचानक ही प्रोग्राम बन गया। मुझे ख़बर ही नहीं थी कि वो ये कदम उठा लेगी। अब सीट कैंसिल भी नहीं करवा सकती। आंटी ने परेशान सा होकर जवाब दिया। असवद ने इन्हें मज़ीद तंग करने का इरादा तर्क कर दिया। यूँ ये महफिल किसी खौफनाक लड़ाई तक जाने से पहले बर्खास्त हो गई।
और अगले 4 दिन में असवद ने कागजी कार्रवाई मुकम्मल करवा दी थी। यूँ अरोमा के साथ इस कागजी बंधन का खुद ब खुद एंड हो गया। आयशा वो पहली और आखिरी लड़की थी जिसे अरोमा के बाद देखा और पसंद किया गया था। यूँ जट मंगनी और पट ब्याह वाला काम हुआ। असवद के रिश्ते पे उन्होंने एक लम्हा भी ताख़ीर नहीं की। यूँ आयशा उसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई। वो मिजाजन दुरुस्त नहीं था, मगर अरोमा के हाथों चोट खाने के बाद कदरे रूखा और सख्त सा हो चुका था। इसके नज़दीक औरतें ऐसी मखलूक नहीं थी जिन्हें खामखा सर चढ़ाकर ढील देकर खुद पे सवार कर लिया जाए। अरोमा से इसे कोई तूफ़ानी मोहब्बत नहीं थी जो इसके गम को सीने से लगाए रखता। वो कुछ ही अरसे में अपनी नई ज़िंदगी और बच्चियों में मशगूल हो गया। एक हद तक इसकी फैमिली भी आयशा से मुतमईन थी। यह और बात थी कि आयशा कभी कभार अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाती थी, और ये बात बेयकीनी असवद के रूखे रवैये की वजह से थी। इसके एहसास में शिद्दत तब आई थी जब अरोमा और इसकी मम्मी वापस आ गईं। आयशा को यूँ लगता जैसे कुछ होकर रहेगा। इसकी सास और नंदों का रवैया बेहतर था। ख़ास तौर पर दोनों नंदे बहुत ताउन करती थीं। ताहम ऊपर तले बेटियों की पैदाइश के बाद सास का रवैया कुछ तब्दील हो गया था। शायद वो सब्र शुक्र कर ही लेती, मगर रोज़ीना आए दिन उनके आतिश शौक़ को बढ़ाने से बाज नहीं आती थी। इस दिन भी वो सुबह सुबह नाश्ते के बहाने यहाँ आ गई थी। आयशा किचन में थी। वो मामा के कमरे में घुस गई। मामूल के मुताबिक नाश्ता ट्रे में सजाकर मामा के रूम की तरफ जा रही थी जब अंदर से आती आवाज़ों पर ठिठक के रुक गई। कमरे की खिड़की खुली थी, गो के आगे पर्दे पड़े थे, फिर भी आवाज़ें तो साफ आ रही थीं। आंटी ज़ोरों शोर से मामा को किसी बात पर कायल कर रही थी। तुम हाथ पे हाथ रख के बैठी हो, ज़रा भी ख्याल नहीं। मैं माशाल्लाह से 2 पोतों की दादी बन चुकी हूँ और असवद का बेटा ही नहीं। तुम कब होश करोगी? जब वक्त निकल जाएगा। तो क्या करूं भाभी? मामा ने बेबसी के आलम में होंठ को चलते हुए कहा था। करना क्या है? इसे किसी डॉक्टर को दिखाओ। और उन्होंने तमहीद बांधी। मामा की लाचारी कुछ और बढ़ गई। फजूल है, बताया तो था आपको। यानी तुम नाउम्मीद हो चुकी हो राफिया। कैसे कैसे ख्वाब देखे थे तुमने? आंटी ने उनके ज़ख्मों पर नमक पाशी करते हुए कहा। ख्वाबों का क्या है, वो तो और भी बहुत देखे थे, क्या पूरे हुए? मामा के जवाब पे लम्हा भर के लिए वो अपना समूह लेकर रह गई थी। तो क्या हुआ? तब नहीं पूरे हुए, अब तो कोशिश की जा सकती है ना। कुछ देर बाद उन्होंने बड़े तरीके से मामा को बातों के घेरे में ले लिया। मतलब? मामा की आंखों में तहय्युर फैल गया। तुम असवद की दूसरी शादी करवा दो। बिलाखिर रोज़ीना आंटी ने कुछ झिझक कर कह ही दिया और मामा हक्का बक्का रह गई। दूसरी शादी? ये कैसे मुमकिन है? इनका तो दिमाग ही चकरा गया। तो इसमें नामुमकिन क्या है? बस तुम इरादा करो, कोशिश मैं करती हूँ। 3 बेटियों और एक सौकन पे कौन अपनी लड़की देगा? जैसे कायल होकर कह रही थी। कौन नहीं देगा ये तो मुझ पे छोड़ दो। रोज़ीना आंटी फ़ौरन मैदान अमल में आई थी और अब आगे के प्रोग्राम तय कर रही थी। जबकि आयशा से मज़ीद कुछ भी सुना नहीं गया था। वो कपकपाती टांगों के साथ वापस किचन में आ गई थी। ट्रे वहीं रखी और ख़ुद स्टूल पे हाथ पांव छोड़कर बैठ गई। अलीना का वहाँ से गुजर हुआ तो ठिठक कर रुक गई। फ़ौरन अंदर आई। क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो हैं? उसके हमदर्दी भरे लहजे में कुछ तो ऐसा था जिसे महसूस करके इसका पहले से भरा दिल छलक पड़ा था और इसकी आंखें नम हो गईं। मैं ठीक नहीं हूँ अलीना। मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ? मेरा दिल उजड़ रहा है, मेरा घर उजड़ रहा है। फूट फूट कर रोने लगी थी अलीना और भी घबरा गई। कैसी बेकी बेकी बातें कर रही हैं आप? खुदा ना खास्ता ऐसा क्या हो गया? ऐसा होकर रहेगा। ये जो चंद दिन पहले किसी तूफ़ान की तरह हमारी ज़िंदगी में दाखिल हुई हैं ना, ये कुछ ना कुछ करके रहेंगी। इसका पूरा वजूद ठंडा पड़ रहा था। कोई कुछ नहीं कर सकता। जब आपका किला मजबूत है तो गम क्यों करती हैं आप? हम आपके साथ हैं, आपको अकेला तो नहीं छोड़ेंगे। अलीना ने नरमी से इसे ढहारस देते हुए कहा था। आयशा लब भींच कर रोने लगी। फ़र्ज़ करो अलीना, अगर किला ही मजबूत ना हो तो? इसकी आंखों में खौफ हलकौरे ले रहा था। अलीना कुछ पल के लिए इसे देखती रही, सर झटक कर रह गई। आपका किला कमज़ोर नहीं है भाभी, क्यों मफरूज़ों पे ज़िंदगी को कठिन बनाती हैं? और याद रखें, हमें कोई भी तब तक हरा नहीं सकता जब तक हम खुद ना हारना चाहें। अलीना ने एक एक लफ्ज़ मजबूती से बहुत यकीन के साथ अदा किया था। यूँ कि आयशा उसका चेहरा बस देखती ही रह गई। इस दिन असवद जल्दी घर आ गया। इसका मूड पहले से कुछ खुशगवार था। आयशा जब चाय बनाकर कमरे में आई तो असवद अलमारी से कपड़े निकाल रहा था। मैं चाय नहीं पी रहा, तुम ऐसा करो जल्दी से तैयार हो जाओ। कासिम कहाँ बेटा हुआ है, अभी अस्पताल चलना है। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिया था। वो सर हिलाकर रहेगी, फिर ट्रे की तरफ इशारा किया। चाय क्यों नहीं पीनी? उसके लहजे में हैरत थी। क्या ही मुमकिन था वो घर आकर चाय ही ना पीता, जिसके बगैर वो चलता ही नहीं था। अरोमा ने आते के साथ ही रोक लिया था। बस खड़े खड़े चाय पी, मसरूफ़ अंदाज में बताया, फिर कपड़े बदलने के लिए चला गया। ये अरोमा का साया मेरी ज़िंदगी से हटने वाला तो हरगिज़ नहीं। उसके अंदर दूर दूर तक तलखी भर गई। फिर वो चाय रख कर ख़ुद भी तैयार होने गई। गो के मूड बहुत ख़राब हो चुका था, फिर भी वो बहुत अच्छा तैयार हुई थी।
اسود نے اسے دیکھ کر بے ساختہ کہا، ہم بچہ دیکھنے جا رہے ہیں، بچے کے باپ کا ولیمہ اٹینڈ کر چکے ہیں ہم، آپ کے دوستوں سے کیا بعید ہے؟ بچوں کے ساتھ ساتھ ولیمہ بھی اٹینڈ کر لیں۔ اسود کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، میرے کتنے دوست ہیں جنہوں نے بعد میں ولیمے اٹینڈ کرا دیے؟ سنجیدگی سے گویا ہوا تھا، دوستوں کا تو پتہ نہیں، آپ سے کچھ بھی امید رکھی جا سکتی ہے۔ عائشہ زیر لب بڑبڑائی تھی، اس کی بڑبڑاہٹ پہ اسود قدرے چونک گیا تھا۔ ذرا وضاحت کرو گی؟ اس نے عائشہ کے کندھوں پہ اپنے ہاتھ رکھ کر ایک زنجیر سی بنا لی تھی۔ کچھ نہیں، اب چلیں۔ اتنی آسانی کے ساتھ؟ ہرگز نہیں، جانتی تو ہو میں کچھ اور ہی چیز ہوں، ذرا وضاحت کرو اپنے الفاظ کی۔ اسود نے اپنی بات پہ زور دے کر کہا تھا، وہ اتنی آسانی سے چھوڑنے والا ہرگز نہیں تھا، پھر اس صورت میں جب اس نے عائشہ کی بات بھی سن لی تھی۔ بات تو اب شروع ہوئی ہے، تمہیں کتنے مردوں کا تجربہ ہے؟ ایک ہی تجربہ بہت ہے مجھے، اسی تجربے کی روشنی میں سیکھو اور اسی ایک تجربے تک محدود رہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اسود اب کے کچھ ہلکے پھلکے لہجے میں بولا تھا۔ عائشہ اس کی بات سن کر کچھ پل کے لیے چپ سی ہو گئی۔ اگر یہی بات آپ کے لیے کہوں تو پھر؟ اس کے تیکھے سوال پہ اسود نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ بھائی مجھ میں ایسا حوصلہ نہیں، اتنا خطرناک تجربہ بار بار دہراتا پھروں۔ اپنی بات پہ قائم رہیے گا۔ وہ جیسے کوئی یقین دہانی چاہتی تھی۔ اسود اس کا چہرہ کھوجتا تھوڑا سا چونک گیا، پھر اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکرا کر بولا، تو مجھ سے کوئی پکا وعدہ لینا چاہتی ہو؟ یہ بات اس کے اندر تک جیسے اتر گئی تھی۔ تو آپ دیں گے وعدہ؟ عائشہ نے آس بھری نگاہوں سے اسود کے کھلے کھلے چہرے کو دیکھا۔ مجھے پاگل سمجھا ہے؟ فوراً نفی میں سر دائیں بائیں ہلانے لگا۔ تم میرا دوسری شادی کا چانس مارنا چاہتی ہو؟ اسود نے سنجیدگی سے اس کا فک ہوتے چہرے کی طرف دیکھا، پھر اسے بازو سے تھام کر باہر لے آیا۔ یہ بحث طویل ہے، ابھی جانے کی کرو، پھر بچیوں کا بھونپو آن ہو جائے گا۔ ابھی تو علینا انہیں پارک میں لے گئی ہے۔ اسود کی آواز پہ ٹی وی دیکھتی ماما بھی متوجہ ہو گئی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ آ رہے تھے اور بلا شبہ بہت ہی اچھے لگ رہے تھے۔ ماما نے نگاہ چرا لی۔ کون سی بحث؟ انہوں نے گفتگو کے ابتدائی حصے پر غور فرمایا تھا۔ میری دوسری شادی کی بحث۔ اس نے عائشہ کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھ کر شرارتاً کہا۔ ماما کے فوراً کان کھڑے ہوئے۔ ماما آپ بھی اس نکمی بہو سے بور ہو چکی ہیں، میرا خیال ہے کہ کسی نئی کو لانے کی کریں۔ وہ انہیں نرم پا کر مزید پھیل گیا اور عائشہ کی رنگت مزید زرد پڑ چکی تھی۔ بھائی ہماری ایسی قسمت کہاں؟ ماما نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ آپ ٹھنڈی آہیں مت بھریں، بس حکم کریں کہ ایک کنیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ ماما کے اندر بے چینی سی بھر گئی اور عائشہ کا دل پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ رہنے دو بیٹا، اتنی کنیزوں کی بھرتی کروا کے ہمیں گھر سے نکلواؤ گے؟ عائشہ کی تیاری کو بھرپور نگاہوں سے دیکھا۔ کہیں جا رہے ہو؟ جی ہاں، وہ قاسم کے یہاں بیٹا ہوا، اسی لیے تو۔ اسود کو بتا دینے کے بعد احساس ہوا کہ اس نے غلط جگہ غلط بات کر دی۔ ماما تو بس حق دک سی رہ گئی۔ 4 بیٹیوں کے بعد ہوا ہے نا، انہوں نے جیسی تسلی کرانی چاہیے۔ اسود کو سر ہلانا پڑا۔ جی، وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولا۔ ایک ہماری کھوٹی قسمت نکلی۔ ان کی آواز نے عائشہ کو بے قرار سا کر دیا۔ آپ کی قسمت کو جلدی چمکا ڈالوں گا، ابھی تھوڑا سا ویٹ کریں۔ وہ انہیں دلاسا دیتا عائشہ کا بازو پکڑ کر فوراً باہر کی طرف بھاگا تھا مبادا ماما اسے ابھی کے ابھی پکڑ کر اپنی قسمت کو کھرا کروانے کے لیے وعدے نہ لے لیں۔ واپسی پہ گاڑی میں بہت خاموشی تھی۔ اسود کا نکھیوں سے عائشہ کو دیکھ رہا تھا، وہ بہت مضطرب تھی۔ تمہارے ہاتھوں کی لکیریں بدلنے والی نہیں ہیں جو تم انہیں گھور رہی ہو۔ جو ہونا تھا ہو چکا، جو ملنا تھا مل چکا۔ اس نے کرنٹ کھا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کب کہا میرے ہاتھ کی لکیریں بدل جائیں گی؟ اسود نے گہرا سانس کھینچا اور اعصاب تھوڑے ڈھیلے چھوڑ دیا۔ وہ بڑے پرسکون انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ آج کل تم بڑی زود رنج ہو رہی ہو، خیر تو ہے؟ یہ اداسی اور یہ فلسفہ، گویا کہ وہ اتنا بھی لا تعلق نہیں تھا۔ وہ دیکھتا تھا اور محسوس بھی کرتا تھا، یہ اور بات تھی کہ بتاتا یا اظہار نہیں کرتا تھا۔ تو آپ محسوس کرتے ہیں؟ وہ اتنا حیران ہوئی کہ حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ نہیں، میں کیا احساسات سے آ رہی ہوں؟ پہلے کبھی کہا نہیں آپ نے تو اسی لیے۔ پہلے تم اس قدر قابل غور لگی بھی نہیں تھی، اسی لیے۔ یہ بھی خوب کہی۔ اسود کو چونکا۔ میں ہمیشہ خوب ہی کہتا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ تمہیں اندازہ نہیں ہوتا میری گفتگو سے۔ آج کل آپ پڑوسیوں کی طرح بہت جاتے ہیں۔ بالآخر اندر کی پھانس نکال ہی لی تھی۔ تم شک کر رہی ہو؟ فوراً معاملے کی تہ میں اتر گیا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، بات گھما پھرا کر کہی جائے تب بھی یہی مطلب نکلے گا نا۔ وہ اپنی بات پہ قائم تھا۔ عائشہ کی سانس اٹک سی گئی۔ وہ کبھی بھی ڈائریکٹ اسود سے یہ بات نہیں کر سکتی تھی۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ وہ صاف مکر گئی۔ ویسے اروما سے تمہاری جیلسی بنتی نہیں۔ کچھ دیر بعد اس نے مزید ٹکڑا لگایا۔ میں اس سے کیوں جیلس ہوں گی؟ برا مان کر بولی، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ پھر باقی کا سفر خاموشی سے کٹا تھا۔ وہ اسے ڈراپ کر کے مارکیٹ چلا گیا۔
आयशा छोटे छोटे कदम उठाती अपने घर की तरफ आ गई थी। सामने ही आंटी और मामा किसी बहुत संजीदा बहस में गुम थी। बहुत धीमे अंदाज में सलाह मशवरे हो रहे थे। आयशा को देखकर दोनों ठिठक गई थी। आ गई वो मुबारकबादें देकर, जाने पोते की मुबारकें वसूल करने का हमारा वक्त कब आएगा। आंटी ने ऊंची आवाज़ में ठंडी आहें भरी थीं। अलीना रोनिया को उठाकर इसी वक्त बाहर आई थी। उनकी गुफ्तगू पे चौंक गई। फिर आयशा का लट्ठे की मानिंद सफ़ेद चेहरा देखने लगी। आपके तो ऑलरेडी 2 पोते हैं, अभी भी ख्वाहिशत आई अम्मी। बज़ाहिर इसने हंस कर कहा था, दर हकीकत वो शदीद ताव खा रही थी। अलीना के जवाब पर आंटी तड़क कर बोली थी, मैं तो असवद के बच्चे की बात कर रही हूँ। उनका मुंह बिगड़ गया। तुम्हारी माँ पोते की सूरत को तरस कर रह जाएगी। मेरा भाई बे औलाद तो नहीं, शुक्र है खुदा का कि इसने बेटियाँ दी। अगर ये भी किस्मत में ना होती तो हम क्या कर लेते। अलीना धप धप करती रोनिया को लेकर वापस अंदर चली गई थी। अगर मज़ीद वहाँ रुकती तो इन दोनों की लड़ाई तो पक्की थी। मामा बेटी के अंदाज में कदरे पशेमान थी। फिर जाने शाम से गहरी रात कब हुई थी आयशा को कुछ पता ही नहीं था। बच्चों को खाना भी अलीना ने खिलाया और खाना पकाया भी अलीना ने था। जाने असवद कब घर आया, कितनी देर बाहर बैठा और कब तक अरोमा के साथ रहा। बच्चियों को आयशा को कुछ खबर नहीं थी। वो बच्चियों को सुलाकर ख़ुद भी अपनी जगह पर लेट गई थी। तभी असवद अंदर आ गया। आयशा जल्दी बिस्तर में घुस गई थी। तभी से तशवीश से लाहा कोई, खैरियत, आज जल्दी सोने का इरादा है क्या? तबीयत ठीक नहीं? इसने कंबल खींच कर आयशा का चेहरा देखना चाहा। उसने जल्दी से आंखों पर बाजू रख लिया ताकि असवद इसकी रोई रोई आंखें न देख ले। तब इसका मूड बिगड़ जाता। इसे रोती धोती औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी। बताओ क्या मसला है? ये आंखें क्यों रो रो कर सुजा ली तुमने? वो इतना अनजान हरगिज़ नहीं था जितना आयशा इसे समझती थी। कुछ ठिठक सी गई। ऐसे ही सर में दर्द था। उसने टालना चाहा। असवद को कतन यकीन नहीं आया। झूठ वो बोलना चाहिए जिस पे यकीन आ जाए। चलो तुम्हारी मर्ज़ी, ना बताओ। पता नहीं दिल घबराए तो आंसू निकल आए। आयशा बोली थी, अगर इसे ख़ुद भी अपनी कैफियत की खबर नहीं थी। अपने एक बयान पे कायम रहो। पहले सर में दर्द था, अब दिल घबराने लगा। मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, पता लगा लेंगे। असवद के अंदाज में संजीदगी थी। फिर काफ़ी देर खामोशी की चादर तनी रही। वो दोनों ही करीब थे, फिर भी दूर थे। दोनों ही बोल रहे थे, फिर भी खामोश थे। आयशा अपनी ज़िंदगी के मुतालिक सोच रही थी। वो ख़तरात जो आहटे बन कर आ रहे थे, और अगर आयशा की ज़िंदगी की नाव एक बेटा पैदा करने से बच सकती थी तो फिर ये रिस्क लेना ज़रूरी हो चुका था। ज़रूरी तो नहीं था डॉक्टर का कहा सच होता। मुआवजा भी तो हो सकता था। क्या ख़बर इसकी किस्मत में एक बेटा ही लिखा हो। इससे क्या फ़र्क पड़ता अगर वो ज़्यादा बीमार हो जाती या खुदा न खास्ता ज़िंदगी से हाथ धो लेती। कम अज़ कम राफिया मामा की ख्वाहिश पूरी हो जाती और रोज़ीना आंटी की ज़ुबान बंद हो जाती। असवद, मैंने एक फ़ैसला किया है। कुछ देर बाद वो बोली। वो इसके अंदाज़ पे हैरान हुआ था। खुदा न खास्ता मुझे दूसरी शादी करने की इजाज़त देने का फ़ैसला तो नहीं कर लिया? असवद, क्या है भाई? अगर डॉक्टर की हदायत को तर्क कर दिया जाए एक दफ़ा फिर, मेरा मतलब है मैं चाहती हूँ। गड़बड़ा कर बेरब्त सी हो रही थी। बच्चियों का एक भाई आ जाए। असवद, मौजे भी तो होते हैं। क्या ख़बर मामा की ख्वाहिश पूरी हो जाए और हमारा एक बेटा। मैं तुम्हारे इस फ़ैसले से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। आयशा इसके साफ जवाब पे बहुत चक्की रह गई। यानी इतना कोरा इनकार सोचा भी नहीं था। मगर क्यों? मुझे तुम्हारी अकल पे अफसोस हो रहा है। हद है भाई बैकवर्ड ख़यालात की। तुम डॉक्टर की हदायत भूल गई। इसने क्या कहा था? और मामा, रोज़ीना आंटी, आपको नहीं पता मैं किस कर्ब से रोज़ाना गुजरती हूँ। कम अज़ कम जान तो छूट जाएगी। मामा को खुश करने के लिए यही एक काम बचा है, और तुम्हें सूली पे लटका के मौत के दहाने पे ले जाकर ख्वाहिशात पूरी करने से बेहतर है कि इन ख्वाहिशों की जड़ें ही काट डालूं। इसका एक मुतबादल हल भी है। असवद ने थोड़ी देर के बाद बड़े ड्रामाई अंदाज में कहा था। आयशा का चेहरा फीका पड़ गया। अजीब घबराए अंदाज में से देखने लगी थी। क्या? इसने बेआवाज़ अंदाज में पूछा था। इसके अंदर कुछ बुरी तरह से खटकने लगा था। दूसरी शादी? असवद ने आराम से धमाका किया था और आयशा जैसे पथरा कर रह गई। तो असवद भी यही चाहता था कि सांप भी मरता और लाठी भी बचती। आयशा किसी कटे हुए शहतीर की तरह ढह गई थी। फिर कुछ ही दिनों में रोज़ीना आंटी की मामा के साथ खुफिया मीटिंग्स भी बढ़ गईं। इन दिनों अरोमा भी हवाओं में उड़ती फिर रही थी। अलीज़ा संजीदा रहती थी और अलीना गुस्से में भरी। मामा का किरदार न्यूट्रल था। वो बहुत खामोश थी या फिर पुरस्कार, वो समझ नहीं पा रही थी। असवद इन दिनों नौ उम्र लड़कों की तरह बनता संवरता और शाम को क्लब चला जाता था। वहीं अरोमा भी होती। दोनों वापस इकट्ठे घर आते थे। आयशा के लिए सूरत हाल बहुत तकलीफ़ दे थी। वो सारा दिन गमज़दा रहती। रातों को करवटें बदल बदल कर बेहाल हो जाती। नींद आँखों से कोसों दूर थी और सुकून जैसे दिल से उठ ही चुका था। इस दिन भी अरोमा और असवद इकट्ठे थे क्लब में। आज अरोमा असवद से 2 टोक बात करने का इरादा रखती थी। वो जिम से निकला तो अरोमा से टकराव हो गया। वो इसे बसद इसरार लॉन में ले आई थी।
اسود نے جوس منگوا لیا۔ اروما بہت فریش لگ رہی تھی، بہت خوبصورت چمکتی ہوئی۔ اسود کے بغور دیکھنے پر وہ ایک احساس تفاخر کے ساتھ مسکرانے لگی۔ وہ ایسی نہیں تھی جو اسود اسے نظر انداز کر دیتا تھا۔ بہت دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اصل بات کی طرف آ گئی۔ پھر تمہارے کیا ارادے ہیں اسود؟ اس نے بڑی نزاکت سے جوس پیتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ اسود پہلے تو حیران ہوا، پھر مسکرا دیا۔ بڑے نیک ارادے ہیں۔ یہ ایک مثبت اشارہ تھا جسے سمجھ کر اروما کی نخوت میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ تو پھر میں کیا سمجھوں؟ اروما نے بڑے نخرے کے ساتھ سوال کیا تھا، جسے اسود فوراً ہی اسے پروپوز کر دے گا۔ جو تمہارا دل کہتا ہے وہی سمجھ لو، اس نے ڈھکا چھپا جواب دیا تھا۔ پلیز اسود، مذاق نہیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ٹوکا تھا۔ میں کب مذاق کر رہا ہوں؟ میں تو سنجیدہ ہوں۔ اسود نے مسکراہٹ دبا کر کہا تھا۔ اب تم ہی اطاولی ہو رہی ہو تو میں کیا کروں؟ اس نے معنی خیزی سے بات کی شروعات کی تو اروما شرما کر رہ گئی۔ اسود، ممی کو بہت جلدی ہے، وہ دبی آواز میں بولی۔ اپنی بے تابی کو حد المقدور چھپا رکھا تھا۔ ان کی جلدی کو بہت دور کر دوں گا، ان کی بے قراری کا خاتمہ بھی کر دوں گا۔ اسود نے اسے تسلی دی۔ کب؟ بھلا کب؟ وہ بہت بے تابی سے بولی تھی۔ 1-2 دن تک۔ اسود نے جیسے اروما کو زندگی کی خوشخبری ہی دے دی۔ وہ مارے خوشی کے پاگل سی ہونے لگی اور عائشہ کے مسئلے پہ بات کرنا ہی بھول گئی تھی، ورنہ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ اسود کو 2 ٹوک بتا دے گی کہ عائشہ کو طلاق دے اور بچیاں بھی ماں کے حوالے کرے۔ لیکن اس وقت تو مارے خوشی کے سے کچھ سوجھا ہی نہیں تھا۔ گھر آ کر بھی اس نے ماں کو پہلی خوشخبری یہی سنائی تھی۔ انہیں بھی قطعاً یقین نہیں آیا، وہ مارے خوشی کے کچھ بول ہی نہ پائیں۔ تم اس کمینے شیراز سے طلاق کا مطالبہ کر دو۔ اب تو اسود بھی مان گیا۔ رافیہ میری مٹھی میں ہے، علیزہ کی مجال نہیں جو اعتراض کرے، اور علینا کس گنتی میں ہے؟ روزینہ نے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بتایا، بلکہ بیٹی کو اکسایا تھا۔ ممی، ایک مرتبہ بات طے ہو جانے دیں، یہاں سے بالکل پکا ہو جائے تبھی شیراز سے پیچھا چھڑواؤں گی۔ یہ نہ ہو کہ نہ ادھر کی رہوں اور نہ ادھر کی۔ اروما نے کچھ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے بڑا اہم نقطہ اٹھایا تھا۔ روزینہ اس سے متفق نظر آئی تھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، اسود نے 1-2 دن تک کا وعدہ کیا ہے۔ اروما نے ماں کو مزید بتایا۔ بے ساختہ خوش ہو گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا، بڑی بے یقین سی تھی، پرجوش اور بے تاب۔ آپ کو یقین آ جائے گا جب اسود مجھے خود اپنائے گا، اروما نے مغرور انداز میں جتلایا تھا۔ شکر ہے تمہیں بھی عقل آ گئی، جانے شیراز میں کیا دیکھ کر فریفتہ ہوئی تھی۔ ست شکر، جان چھوٹی اور تم نے اسود کے لیے دوبارہ سوچا۔ انہوں نے بیٹی کی عقل مندی کو سراہا اور اسے گلے لگا لیا تھا۔ ناممکن ہوتا کام ممکن ہو رہا تھا، وہ کیوں نہ خوش ہوتی۔ اگلے دن روزینہ آنٹی نے عائشہ کو بوریا بستر گول کرنے کا حکم دے دیا۔ اس نے سنا تو وہ دل تھام کر رہ گئی۔ اس کے خدشات بے بنیاد نہیں تھے۔ آنٹی کے حکم نامے پہ اس نے امید طلب نگاہوں سے ماما کی طرف دیکھا، لیکن انہوں نے ایک دم ہی نگاہیں چرا لی۔ اس کا مطلب تھا کہ عائشہ کو اس گھر سے نکالنے میں ان کی پوری رضامندی شامل تھی۔ عائشہ کے اندر صدمے کی تیز آندھیاں چلنے لگیں۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر بچیاں بھی ڈر کے رونے لگیں۔ آنٹی کی باہر سے آواز آ رہی تھی، ارے ایسی بیل کو کیا کرنا ہے جو پھول تو دے، پھل اور میوے نہ دے؟ ایسی بیل کو تو جڑ سے ہی اکھاڑ دینا چاہیے۔ وہ کسی سفاک حکمراں کی طرح گرج برس رہی تھی۔ اسود 2 دنوں میں تمہارا فیصلہ کرنے والا ہے، بہتر ہے خود ہی عزت سے چلی جاؤ، بچیوں کا خرچہ تو تمہیں ملتا ہی رہے گا۔ وہ اس کے کمرے کی طرف منہ کر کے اپنے تئیں سارے فیصلے سنانے لگیں۔ عائشہ کے رونے کی شدت میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اپنا سامان باندھو اور نکلو، بہت برداشت کر لیا تمہیں۔ ان کی نخوت بھری آواز میں بلا کا تکبر تھا۔ عائشہ سن سی رہ گئی، جانے وہ کتنی دیر غائبانہ اسے سناتی رہی تھی۔ پھر باہر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ یہ خاموشی کا وقفہ آدھے گھنٹے پہ محیط رہا تھا۔ یک کسی کے بولنے کی آوازیں پھر سے ابھرنے لگیں۔ ان آوازوں میں نمایاں آواز اسود اور اروما کی تھی۔ وہ کسی بات پہ ہنس رہے تھے۔ عائشہ کا رواں سماعت بن گیا۔ تمہاری بیوی سے کوئی بھی خوش نہیں؟ پوچھ لو اپنی ماں سے، ایسی خاموش صورت کے گھر میں ہونے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ نہ عقل نہ شکل، پتہ نہیں کہاں سے رافیہ نے اسے دریافت کیا۔ کیا لڑکیوں کا کال پڑ گیا تھا؟ آنٹی ایک مرتبہ پھر 100 کی سپیڈ سے شروع ہو چکی تھی۔ کال کیوں پڑنا تھا؟ مجھے تو اب بھی کئی لڑکیاں خود پروپوز کرتی ہیں۔ اسود نے نخوت بھرے لہجے میں جتلایا۔ تو اس میں کوئی شک ہے کیا؟ تم میں کیا کمی ہے بیٹا؟ آنٹی کا لہجہ شہد آگیں ہو گیا تھا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کوئی ڈھونڈے میرے لیے، اور اس کی آواز میں واضح بےتابی تھی۔ اندر موجود عائشہ کا دل اس بے رخی پہ کانچ کی مانند ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ تم فکر مت کرو، دیکھنا کیسی دلہن لاؤں گی تمہاری، آنٹی نے نہال ہوتے ہوئے کہا تھا۔ بس تم 2 دن کے اندر عائشہ کا فیصلہ کرو۔ ان کے لہجے میں واضح التماس تھا۔ اسود لمحہ بھر کے لیے چونکا تھا، پھر جیسے سمجھ کر معنی خیزی سے سر ہلانے لگا۔
आप फिक्र ही ना करें, आयशा की सूरत आपको दिखाई ही नहीं देगी। इसने भरपूर अंदाज में आंटी को तसल्ली दी। आंटी का चेहरा खिलकर गुलनार हो गया था। बस बेटा, अब इस मामले को मत लटकाओ। कल भी अरोमा तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी है। समझो जो शादी का एक महीना इसने उस रजील प्रोफेसर के साथ गुजारा था वही क़यामत था। इतना शक्की कि हद नहीं, हर बात पे पाबंदी लगाता था। अरोमा इस शख्स के साथ भला रह सकती थी? असवद ने अपना बाजू आंटी के गिर्द हमाइल करके बड़ी मोहब्बत से कहा, अरोमा के मिजाज को मैं ही समझता हूँ आंटी। वो भी इसकी मर्ज़ी थी जो निकाह को इसने ख़ुद तोड़ा। वैसे भी अरोमा मुझ जैसे उल्लू के पट्टे के साथ ही खुश रह सकती थी। इसे आखिर अंदाज़ा हो ही गया। कोई ऐसा वैसा? आंटी ज़ारो कतार रोने लगी। अपनी गलती पे तो आज तक पछता रही है। बस तुम्हें अरोमा को माफ़ करना, इसे धुतकारना नहीं। वो बहुत टूट चुकी है। आप क्यों गम करती हैं? अरोमा के लिए तो मेरे दिल में अब भी बड़ी गुंजाइश है। फिर माफ़ी का क्या सवाल? मैं इससे कतन खफा नहीं। असवद की मुलायमत का कोई अंत नहीं था। आयशा जैसे थक हार कर बिखर गई थी। ये तो तुम्हारी आला ज़र्फ़ी है बेटा। इस नादान के आंसू पोंछ लो। आखिर घर की ठुकराई बेटियों को घर के बेटे ही तो सहारा देते हैं। आंटी लोहा गर्म देखकर चोट पे चोट कर रही थी। ये पहला मौका मिला था जो असवद से खुलकर बात हो रही थी, वरना वो तो तमहीदी अल्फाज ही सोचती रह जाती थी। समझ में नहीं आता था कि कैसे असवद को अरोमा की तरफ माइल करें। लेकिन असवद तो पहले से ही जी जान के साथ अरोमा के लिए तैयार बैठा था। पर बेटा, अरोमा को दूसरी मरतबा ठोकर लगने का ख़दशा है। वो अब तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। तुम इन सब का पहले कोई ठिकाना करो। आंटी की फरमाइश ने मामा को पहलू बदलने पर मजबूर कर दिया था। आंटी का वाज़ेह इशारा आयशा और बच्चियों की तरफ था। न जाने मामा के दिल को पहली मरतबा क्या हुआ था, अंदर बेचैनी सी बढ़ गई। यूँ लग रहा था जो हो रहा है वो ठीक नहीं। उनका दिल चाहा वो बेसाख्ता असवद को रोक दें, मगर उनकी जनूनी ख्वाहिश पे असवद ने हथियार फेंक कर अरोमा को अपनाने का फ़ैसला कर लिया था। लेकिन आयशा, असवद की बच्चियाँ, वो कहाँ जाती? उनका मुस्तकबिल क्या होता? ये बातें इन्हें अब याद आ रही थी, इस वक्त जब सब हाथ से निकल रहा था और डोरें सारी भाभी के पास चली गई थी। डोंट वरी आंटी, मैं जल्द ही कुछ करता हूँ। आप सबकी टेंशन का बहुत आसान हल मैंने ढूंढ लिया है। बस कल का दिन इंतज़ार कर लें। आयशा आपको दिखाई भी नहीं देगी। असवद ने दो टोक अंदाज में अपना तहकुमाना फ़ैसला सुनाया और उठकर अपने कमरे की तरफ आ गया। पीछे से आंटी ने गुमसुम बैठी मामा को मारे खुशी के दबोच लिया था। मुबारक हो, तुम्हारी दिली तमन्ना पूरी होने के करीब है। अब शादियाने बजाओ। अल्लाह ने चाहा तो जल्दी पोते की सूरत भी देख लोगी। वो मामा को पुराना लालच देकर खुश करने की कोशिश में थी और मामा से जवाब में कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वो अंदर से एकदम खाली सी हो गई थी। असवद की दूसरी शादी और एक पोता उनकी देरीना ख्वाहिश थी। लेकिन जब ख्वाहिश पूरी होने का वक्त आ रहा था तो वो अंदर से एकदम टूट सी गई थी। आखिर ये अचानक कैफियत क्यों वारिद हुई थी? असवद अपने कमरे में आया तो आयशा घुटनों में मुँह दिए रो रही थी। वो थम सा गया तो आयशा ने सब कुछ सुन लिया। इसे लम्हा भर के लिए अजीब सोचों ने जकड़ा था। अचानक वो पत्थर सा हो गया। आयशा, मैंने तुम्हें यहाँ से निकालने का इरादा कर लिया। तुम अभी के अभी पैकिंग शुरू कर दो। और हाँ, बच्चियों का सामान भी रखो। मैं तुम्हें ज़्यादा देर यहाँ रहने की मोहलत नहीं दे सकता। इसने दो टोक लहजे में आयशा के सर पे बम गिराया था और फिर तन फन करता उठकर चला गया था। और ये ताबूत की आखिरी कील थी। इसके बाद बचा क्या था? फिर दिन से रात हुई, सूरज ढल गया, शाम फैल गई। असवद भी दफ्तर से आ गया था और आंटी की फैमिली भी। बस हन्नान नहीं था, अलीज़ा और बच्चे थे, अरोमा थी। अलीना भी इस ड्रामे का ड्रॉप सीन देखने के लिए मौजूद थी। असवद ने एक नज़र आयशा के शिकस्ता वजूद पे डाल ली थी। फिर इसने हाज़रीन की तरफ तवज्जो कर ली और संजीदगी के साथ बोला था, अरोमा मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की थी। हमारा निकाह बड़ों की रजामंदी से हुआ। शायद ये आखिरी लड़की भी साबित हो जाती, मगर इसकी आसमानों को छूती ख्वाहिशों को पूरा करना मेरे बस में नहीं था। फिर भी मैं इस रिश्ते को बरकरार रखना चाहता था क्योंकि मैं अरोमा को चाहता था। वो लम्हा भर के लिए रुका तो आयशा के दिल की धड़कनें थम सी गईं, जबकि अरोमा का चेहरा चाँद की तरह चमक रहा था। लेकिन यूँ हुआ कि अरोमा को इस चाहत की कदर ही ना हुई। इसके सामने चमकता फ्यूचर था। वो अपनी सलाहियतों को क्यों जंग लगाती? यहाँ तक भी ठीक था। मैंने इसकी स्टडीज़ पे समझौता कर लिया, लेकिन फिर आगे क्या हुआ? अब वो बात को घुमाकर किस तरफ ले जा रहा था? आंटी और अरोमा थोड़ा सा परेशान हुई। इन बातों का भला क्या मकसद? एक्चुअली अरोमा ने मामा की ख्वाहिश पे मुझसे तलाक नहीं तलब की थी, बल्कि इससे अपनी यूनिवर्सिटी का अमीर कबीर प्रोफेसर भाग गया था। इसने सोचा ज़िंदगी में ऐसे मौके तो कम कम ही आते हैं। सो अरोमा ने इस मौका को नहीं गंवाया, जो कि बिल्कुल ठीक ही किया। वो नरमी से मुस्कुरा दिया और अरोमा बेकरार सी हो गई। यूँ अरोमा ने इधर निकाह किया और मेरी यहाँ शादी हो गई। आंटी अरोमा की शादी में शिरकत करने इसके पास चली गई। तब तक सब कुछ ठीक था।
लेकिन बाद में क्या हुआ? अरोमा का प्रोफेसर शौर बहुत शक्की मिजाज का था। इसने अरोमा की यूनिवर्सिटी बंद करवा दी, पढ़ाई रुकवा दी। फ्यूचर जिसकी चाह में वो यहाँ हर रिश्ते को ठोकर मार कर गई थी, वो फ्यूचर तबाही के दहाने पे खड़ा था। तब जल्दबाज अरोमा ने वही किया जो इसे करना था। इसने प्रोफेसर से अलहदगी अख्तियार कर ली और अपनी तालीम मुकम्मल करती रही। यूँ बीच में 3 साल आ गए। अरोमा ने सोचा अब इसे वापसी का सफ़र करना चाहिए। तजदीद ताल्लुकात के लिए असवद है ना, उल्लू का पट्ठा, दिल हाथों में पकड़ कर बैठा होगा। इसने इंतहाई नर्म लहजे में आंटी और अरोमा के हवास उड़ा दिए थे। इतनी इंसल्ट, इतनी शर्मिंदगी, वो भी आयशा के सामने। अरोमा का बस नहीं चल रहा था वो यहाँ से किसी भी तरह गायब हो जाए। यह असवद ने इसे बेवकूफ़ बनाकर कैसा ड्रामा खेला था। और मुझे अरोमा की जहानत पे किसी भी तौर शक नहीं था। वो पूरा प्लान बनाकर यहाँ आई थी। असवद कायल हुआ तो ठीक, वरना प्रोफेसर का ऑप्शन तो है ही। क्या हर्ज है, वो कुछ शक्की मिजाज है, दौलत भी तो इसके पास बेतहाशा है। आप सोच रही होंगी मुझे ये बातें किसने बताई। लम्हा भर के लिए रुका था और फिर शुरू हो गया। मुझे हन्नान ने सब कुछ बताया है, ये भी कि प्रोफेसर इसके साथ ताल्लुकात ठीक करना चाहता है, लेकिन इस पर एक मरतबा फिर असवद का यानी मेरा भूत सवार है। तो तुम्हें यहाँ बुलाने का ये मकसद नहीं अरोमा, मैं तुम्हें डिसहार्ट करूँ, तुम्हें शर्मसार करूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, अपने दिल से मफाद परस्ती को ख़त्म कर दो। सिर्फ अपने बारे में मत सोचो। खुद गर्जी पे मबनी कोई भी रिश्ता पायदार नहीं होता। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, अपनी ज़िंदगी में लौट जाओ। क्योंकि तुम अगर सोने में ढल कर भी आती तब भी मेरे लिए हराम थी। मैं कभी तुम्हारी तरफ देखता नहीं, क्योंकि खुद गर्ज लोगों की मेरी ज़िंदगी में कोई भी गुंजाइश नहीं थी। कल तुमने अपने मफाद के लिए तलाक ली थी, आज तुम फिर अपने मफाद की खातिर मेरे सामने आ खड़ी हुई हो। तुम कल भी मेरे लिए शजरे ममनुआ थी और आज भी, बल्कि कोई भी लड़की मुझे ना कल दूसरी शादी की ख्वाहिश थी और ना आज है। इसका एक एक लफ्ज़ अंगारे की तरह आंटी के अंदर पेवस्त हो रहा था। वो मारे शर्मिंदगी का कुछ बोल ही नहीं पाई थी। उनका सर झुक गया था और यही हाल अरोमा का था, क्योंकि इसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर हमारे साथ ड्रामा क्यों किया? आयशा को घर से निकालना। जरीना आंटी बहुत देर बाद शिकवा कना हुई थी। ये ड्रामा नहीं, हकीकत है। आयशा यहाँ से जा रही है। असवद ने जैसे धमाका किया था। मामा का रंग फक हो गया। अलीज़ा घबरा गई, अलबत्ता अलीना मुतमईन थी, जैसे वो सारी कहानी का पस मंज़र जानती थी। और आयशा का रंग फक हो गया। आयशा कहाँ जा रही है? तुम पागल हो असवद, आयशा को क्यों निकालते हो? ये मासूम जानने कहाँ जाएंगी? मामा जैसे तड़प उठी थी। असवद के चेहरे पर इस्तेहज़ाइया तबस्सुम फैल गया। जब पोते की ख्वाहिश में इसे घर से निकाल रही थी तब इन मासूम जानों का ख्याल नहीं आया था। उसका लहजा ना चाहते हुए भी तंजिया हो गया। मामा नदामत के मारे लम्हा भर के लिए चुप सी रह गई। अब इस भूल को माफ़ कर दो, मेरी तौबा, जो पोतों की ख्वाहिश भी दिल में रखूं। उन्होंने यकसर बदले लहजे में मिन्नत भरी दरख्वास्त की थी। इनका दिल खदशात से लरज़ रहा था। मैंने फ़ैसला कर लिया है, आयशा यहाँ नहीं रहेगी, क्योंकि यह आपकी निगाह का कांटा है। आप इसे पसंद नहीं करती तो क्या ज़रूरत है इसे बेकार की खिदमतें करने की। मैं इसे यहाँ से निकाल रहा हूँ। इसने पथरीले अंदाज में फ़ैसला सुना दिया था। आयशा लरस कर रह गई, थर्रा गई थी। असवद ने आगे बढ़कर इसे थाम लिया। आयशा के हाथ से बैग गिर पड़े थे। असवद ने इसे सहारा दिया। आयशा को यकीन ना आया। आयशा की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत है। मेरी बच्चियों को इसकी ज़रूरत है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, मुझे आयशा से बेहतर कोई लड़की ना मिलती। यह आपका एहसान है मुझ पे, जो मेरे लिए एक वफादार, खिदमत गुजार, मोहब्बत करने वाली बीवी ढूंढ कर लाई हैं। और मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी बच्चियों के साथ बहुत खुश हूँ। और जहाँ तक इस ड्रामे का ताल्लुक़ है या आयशा को इस घर से निकालने का, तो इत्तलान अर्ज़ करता हूँ, मेरी सरगोदा पोस्टिंग हो चुकी है। यूँ मैं अपनी बीवी और बच्चियों को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। उम्मीद है इससे कोई गलती हुई है तो आप माफ़ कर देंगे। खुदा हाफिज़ मामा, अब आपको आयशा की सूरत दिखाई नहीं देगी। असवद ने 2 टोक लहजे में हर एक के सर पे बम फोड़ा था और बच्चियों को उठाकर आयशा को बाहर आने का इशारा देकर ख़ुद भी निकल गया। मामा हक्का बक्का थी। आंटी मारे खजालत के मुंह बंद किए बैठी थी। अरोमा खिफ़त ज़दा से उठकर चली गई थी। अलीना और अलीज़ा लपक कर बाहर निकली थी, आयशा और असवद को अलविदा कहने। और आयशा असवद के हाथ में अपना हाथ दबा देकर एक लम्हे के इजहार में पूरी ज़िंदगी को धड़कता महसूस कर रही थी। क्या पूरी ज़िंदगी इसे असवद से किसी इजहार की ज़रूरत नहीं? इसने लम्हों में इसके सारे शिकवों को धो डाला था और इस महफिल को सजा कर आज साबित कर दिया था कि वो लाख ला ताल्लुक़ से ही, मगर इसे अपनी बीवी और अपनी बच्चियों से बहुत मोहब्बत थी। ये नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। अल्लाह पाक हाफिज़।